अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि जिस तरह आजकल का दौर चल रहा है, हम लोग काम की तगदो में, ज़िंदगी की भाग दौड़ में इतने ज़्यादा महब हो जाते हैं कि हम जो काफ़ी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपनी ज़िंदगी की उन्हें भूल जाते हैं। वक्तन फ़वक्तन अखबारात में आप ये देखते होंगे कि जी जो बहुत ज़्यादा जो जब एक एयर टैरिफ की लिस्ट आती है तो तुम्हें पता ये चलता है कि जो सबसे ज़्यादा आलूदगी है हवा में वो लाहौर में है और कराची में है। और लाहौर में और कराची में कभी कराची लाहौर से आगे पड़ जाता है, कभी लाहौर पीछे चल जाता है। तो हम लोग अपनी इन्वायरमेंट के साथ कितनी ज़्यादा ज़्यादती करते हैं और कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि खुद ही से हम लोग कहीं कचरा जला देते हैं, खुद ही से हम लोग बिला वजह सोचे समझे दरख्त काट देते हैं, कभी प्लांट नहीं लगाते। हर शख्स ये चाहता है कि उसकी जो गाड़ी है वो दरख्त के नीचे खड़ी हो, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो कि दरख्त लगाते हैं? ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कि अपनी एनवायरनमेंट के बारे में सोचते होंगे। आज का जो दिन है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ख़वातीन और हज़रात, और हम लोग बारहा ही कोशिश कर चुके हैं कि कभी एक ड्राइव निकालते हैं। थोड़े दिनों पहले एक बहुत ही ज़्यादा लोग जुस्तजू के साथ निकले हुए थे कि जी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, हम लोग प्लास्टिक के बैग्स ख़त्म कर देंगे, प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी नहीं पियेंगे, प्लास्टिक जो है वो 200 साल तक ज़िंदा रहता है और जो आपकी एनवायरनमेंट है उसको ख़राब करता है। ये चीज़ फिर हम भूल जाते हैं और फिर दोबारा से प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल करने लग जाते हैं। उसके कई ज़्यादा ऑल्टरनेटिव राउट्स भी हम आपको बता चुके थे कि आप कपड़े का बैग लें या आप केन का बैग लें जो कि आप बार बार यूज़ कर सकें, लेकिन प्लास्टिक से अपनी जान छुड़ाएं। और इस साल की जो थीम है वो भी यही है, दैट इज़ बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और आज का जो जिस तरह आज एक आलमी दिन है आपकी इन्वायरमेंट का, अपनी इन्वायरमेंट को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं अपने घर में रहते हुए, अपने अपार्टमेंट्स में रहते हुए, अपने स्कूल जाते हुए, अपने दफ्तर जाते हुए। कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पे आपको लगता होगा कि यार अगर ये जगह साफ़ होती तो कितनी खूबसूरत लगती, अगर इस जगह पे पौधे होते तो ये जगह कितनी खूबसूरत लगती। लेकिन आज हम आपको ये इस बात की अहमियत का अंदाज़ा दिलाएंगे कि सिर्फ ये सोच तक ये चीज़ महदूद नहीं रहेगी। आपको आगे बढ़ के जो जगह आप चाहते हैं कि खूबसूरत दिखे, उस जगह को खूबसूरत बनाना भी आप ही का काम है। तो आप किसी का इंतज़ार मत कीजिए कि कोई आगे इस जगह को सही करेगा, खूबसूरत करेगा, ये आप ही करेंगे। और आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे बहुत अच्छे दोस्त मौजूद हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं एनवायरनमेंट को लेकर। हमारे साथ हैं मुस्लिम रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? ऑल वेल इन कंट्रोल एज यूजुअल। एक्सेलेंट सर। सर आप देख रहे हैं जिस तरह से बार बार जब भी हम देखते हैं एक एयर इंडेक्स के ऊपर पोल्यूशन में लाहौर और कराची एक दूसरे से आगे पीछे जंग लड़ता रहता है। हम लोग पोल्यूशन के लिए कुछ भी नहीं करते, एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए कुछ नहीं करते। आपको क्या लगता है ये इतनी ज़्यादा लापरवाही की वजह क्या है? असफर बात यह है कि हमारी जो कंट्री है उसमें जो हमारा कार्बन एमिशन है वो 1% है, और जितना बाहर के दूसरे ममालिक हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनका सारा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि वो कहते हैं ना कि बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। तो ये जितने डिज़ास्टर्स होते हैं, ये कुदरती आफात होती हैं, जब चलती हैं तो ये नहीं देखती कि असफर रहमान इज़ अ वेरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली और मुस्लिम रज़ा तो इन्वायरमेंट का दुश्मन है, अब वो दोनों को उड़ा देंगे। ठीक है ना? तो सिलसिला ये है कि इसमें मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक तो हमें ग्रास रूट लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट है उनको ये अवेयरनेस देने के हवाले से। और जो बहुत इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमें उन बच्चों को तालीम तो हम दे ही रहे हैं, तरबियत बहुत ज़रूरी है उनके लिए। बिल्कुल सही, ठीक है ना? ताकि उनको ये पता लगे। अब देखो हम बाहर जाते हैं तो कितना हम देखते हैं कि बच्चे कहीं पर लिटरिंग नहीं करते, कहीं बाहर कोई दरख्त काट नहीं सकता। हमारे यहाँ तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट 33% हमारा फॉरेस्ट था जब पाकिस्तान बना था, और आज ये फॉरेस्ट 3% है खाली। तो तुम ये देखो, और जो इसका एक फिनोमिना है कि एवरी कंट्री मस्ट बी हैविंग 25% ऑफ फॉरेस्ट। अगर ये फॉरेस्ट कम होगा तो अब ये देखो जितने डिजास्टर्स आ रहे हैं ये सारे हमारे डिफॉरेस्टेशन की बहुत बड़ी अलामत है, क्योंकि हमारे दरख्त जो हैं वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, मॉइस्चर दे रहे हैं हमें। जैसे तुमने बात कही कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लाहौर का और कराची का हर वक्त लेता है, पर ये नहीं है, फैसलाबाद भी है, लाहौर भी है, कराची भी है, मुल्तान भी है, तमाम वो मेगा सिटीज़ जो बड़े शहर हैं वहाँ पर इस पर बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। उसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, उसकी वजह से जो है हमारे जो फूड पे बहुत असर हो रहा है, हमारी क्रॉप्स पे असर हो रहा है। तो ये एक ऐसा ये लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो एक सोल्यूशन मैं बताता हूँ, वो ये है माइक्रो लेवल।
यानी मतलब कि असफर अपने हिस्से का काम तुमने करना है बस। हाँ, मुस्लिम रजा अपने हिस्से का तुमने करना है। हम लोग इंतजार में ये रहते हैं बच्चे जो हमारे हैं, ये हैप्पी होम ग्रीन फोर्स, इन्होंने अपने हिस्से का काम करना है और इस तरीके से हम इसको कर्टेल कर सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो आके में बचा लेंगे, हम ही नहीं बचा सकते वो। बिल्कुल। और हम उनके के डोमेन को चेंज नहीं कर सकते, उनकी प्लानिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हर फर्द ये तहिया करे, एक तजरीद अहद करे कि हमने एक दरख्त लगाना है, हमने जैसा ये है कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, तो ये तमाम वन यूज प्लास्टिक जितना है वो तो इतना खतरनाक है। प्लास्टिक के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा एकदम से पैशनेट हुए थे, तो तकरीबन साल 1.5 साल पहले जो जितनी भी मॉल्स थे, जितने भी ग्रोसरी स्टोर्स थे, सबने प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दिया था। मैं बताऊं क्या, मैं खुद अपनी ग्रीन फोर्स पे मैंने एक पूरे मतलब इसको बड़ा प्रिपेयर कर लिया था बच्चों को, और वो सारे बच्चे जो है वो बहुत इस तरफ राग़िब हो गए थे। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था, यहाँ सिंध गवर्नमेंट ने भी किया था। लेकिन होता ये है कि हमारा जिस तरीके से नसीहत जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी किताब जो है वो कुरान पाक है, ठीक है, उसमें तुम कोई चीज़ देखो बार बार रिपीटेशन क्यों होती है? वो इसलिए होती है रिपीटेशन कि आपके जहनों में ये बात जड़ पकड़ ले। ये हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर लोग इससे हट गए और फिर वो तमाम वो जो वेंडर्स हैं वो फिर शुरू हो गए। मैं इसमें हमेशा ये कहता था कि देखें, सप्लाई लाइन को जब कोई जंग होती है, जंगी हिकमत अमली ये होती है कि सबसे पहले सप्लाई लाइन को कट किया जाता है, ठीक है ना। तो जहाँ पर ये पॉलीथीन बैग्स बन रहे थे, जहाँ पे प्लास्टिक के वो वन यूज़ प्लास्टिक, उसको आपको कर्टेल करना है और बड़े आपको इसके लिए हार्श किस्म के रूल्स बनाने हैं। इस तरीके से मामला हो सकता है। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से वो फिर भूल जाते हैं लोग। आई थिंक वो जो आप कह रहे हैं ना कि 1% जो इंसान को खुद अपने तौर पे भी करते रहना चाहिए, ये करना हमें। आई थिंक सिर्फ वो डिमांड और सप्लाई की भी इतनी बात होती है कि अगर आपको पता, मैंने इस तरह के लोग देखा जो कहीं पे जाते हैं, अगर उन्हें प्लास्टिक बैग मिल रहा होता है तो वहीं पे रुक जाते हैं कि नहीं चाहिए। ऐसे यही तो अप्रोच है। देखो, ये अप्रोच कहाँ से डेवलप होगी? ये अप्रोच होगी ग्रास रूट लेवल से। बिल्कुल सही। आज अगर मुझे लोग कहते हैं कि हाउ यू आर सो एनवायरमेंट फ्रेंडली, हॉर्टिकल्चर पे आप कैसे आ गए, मैंने कहा मैंने अपनी माँ को देखा, मैंने फादर को देखा। बचपन में जब मेरे घर के बैकयार्ड में जाता था, मैं सुबह संडे को वहाँ से मैं फूल तोड़ता था, तो माई मदर यूज्ड टू से नहीं 4 नहीं चाहिए, 1 चाहिए सर। तो ये तरबियत तालीम तो हर जगह हर इंस्टीट्यूशन में मिल रही है। ये तरबियत जो है ना, इसका फुकदान है हमारे मुल्क में। और मैं समझता हूँ कि मैं फिर भी बहुत होपफुल इसलिए हूँ कि हमारे मुल्क में बच्चों में पोटेंशियल बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये कहते हैं ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साथी। तो ये बच्चे हैं, इन्हीं पे काम करना है। याद होगा हमने पिछले साल इसी यहीं पे शो जो किया था, तो मैंने कहा वो बच्चे जो सामने नजर आने हैं, ये हमारी वर्कफोर्स, इन्होंने इस मुल्क को संभालना है। बिल्कुल सही बात। और यही इंशाल्लाह रेवोल्यूशन लेकर आएंगे इस मुल्क में। और मुझे लगता है बच्चे जो होते हैं ना, वो इस बारे में पैशनेट भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वो रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, वो डाल रहे होते हैं। अगर कोई पौधा बना रहे होते हैं या उसके अंदर बीज डालते हैं तो उसका इंतजार करते हैं, उसकी नशोनुमा करते हैं। और देखते हैं, बड़ी अच्छी मुस्लिम रजा साहब ने बात की कि जो बच्चे अगर हम इनको आज ट्रेन करेंगे तो एक कल की इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा इनका हाथों का वक्त हो जाता है। एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और इस साल की थीम है बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। मुस्लिम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ आए हैं हमारे कुछ नन्हे मुन्ने दोस्त जिनका ताल्लुक है हैप्पी होम ग्रीन फोर्स से। जी सर। बिल्कुल भाई, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे बड़े आपके स्पॉट्स पड़े हुए हैं, और ये मुझे बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है? ये क्या है? ये बालू मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा कराची में पाई जाती है। बाकी सबकी डिफरेंट मिट्टी होती है, लेकिन ये कराची। वेरी गुड। अगर हम कहीं लाहौर की बात करें, पंजाब की बात करें, तो वहाँ की जो लोकल मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। कराची में हम बालू मिट्टी इस्तेमाल करते हैं। ओके। और ये क्या चीज़ है? मुझे ये क्या है? ये वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट। ये क्या होती है? इसमें जो अर्थवर्म होता है ना, जो कीड़े, केंचुआ कहते हैं ना उसको उर्दू में। हाँ, वो क्या करता है?
वो फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प करता है। ओह वेरी गुड। तो सो इस ऑर्गेनिक है ना ये बड़ा? जी, बिल्कुल। जबरदस्त जबरदस्त। और ये क्या चीज है? ये क्या पत्ते पत्ते हमने जमा किए हैं? ये क्या है? ये हम कंपोस्ट बना रहे हैं घर की चीजों के। असफर कंपोस्ट तो हमारे मुल्क में तो सबसे ज्यादा कंपोस्ट बनाई जा सकती है यहाँ पर तो। हाँ अच्छा, किस तरह बनाते हैं इसको जरा मुझे बताएं। हम कंपोस्ट घर में आराम से बना सकते हैं, क्योंकि कैसे? कंपोस्ट में बायोडिग्रेडेबल चीजें डलती हैं जो आराम से उर्दू में इसको हम डिकम्पोज क्या कहेंगे, यानी मतलब जो गल सड़ जाती है? गल सड़ जाती है। ओह ठीक है। असफर जी अच्छा, और ये बताएं इसमें मैं प्लास्टिक भी डाल सकता हूँ ना? नहीं, प्लास्टिक नहीं क्यों? डाल सकते। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि प्लास्टिक नहीं होता, डिकम्पोज नहीं हो सकता, डिग्रेड नहीं हो सकता ना वो। डिग्रेड नहीं हो सकता। ओके, तो कब कितने साल तक डिग्रेड नहीं होगा वो? तकरीबन 200 साल तक, My उससे भी God. ज्यादा हो सकता है। और इस बार की यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की थीम भी कुछ ऐसी ही है ना? जी। ओ यस, कि वो भी कह रहे हैं कि आप जाएं बीट दी प्लास्टिक पोल्यूशन। ओ गुड। अच्छा, अब ये क्या चीज यहाँ मुझे क्या नजर आ रहा है? ये मुझे ये चिकन ड्रॉपिंग्स है। मतलब Chicken इसका dropping, मतलब ये है कि okay. जो भी आपके पास, जैसे अगर आप चिकन पालते हैं तो पालना चाहिए नहीं पालना चाहिए? मैं तो बहुत पाली हुई हाँ। चिकन और अगर अंडे मैं आपके देसी खाता हूँ। अगर आपके पास जगह है पालने की तो आप पालें, जरूर पालें। लेकिन इसमें जो है हाँ। ये जब खाना देते हैं तो ऑब्वियसली जो उनका वेस्ट निकलता है ना, तो वो बहुत फर्टिलाइजर के यानी लिए काम मतलब करता है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हमारा जो एरा है ये वो रीयूज और रिसाइकल का है, ठीक है ना? कि कोई चीज हमने जाया नहीं करनी। तो मुझे यहाँ पे बड़ी अच्छी चीजें नजर आ रही हैं। बिल्कुल। और ये मेरे क्या ख्याल चीज़ है से सब भाई? घरों में मौजूद होती है। ये क्या है? ये पुदीना। पुदीना, इसको अंग्रेजी में भी कुछ कहते हैं इसको? मिंट। मिंट। और बल आजकल तो बहुत से मुल्कों ने तो इसकी वो भी निकाल ली है, कैप्सूल्स बना लिए हैं, ताकि वो बहुत सी बीमारियों के हर्बल वो मिल जाती है। तो इसको लगाने का क्या तरीका है? मुझे कुछ तरीका समझाएंगे इसका? तो आप या तो ये पूरा लगा सकते हैं, या तो आप इसकी छोटी डंडी भी अच्छा, ले सकते हैं। उसमें क्या करना होगा? हमें जड़ की साइड अंदर डालनी होगी या उसके फ्लावर पत्तों की साइड डालनी होगी? जड़ वाली। क्योंकि रूट के लिए होता है, तो हम इसको ऐसे यहाँ पे डाल के, हाँ ठीक है, वेरी गुड। एंड देन फिर उसके बाद उसके ऊपर ओह मिट्टी माय लगा गॉड, देते हैं। मैं तो इसको रॉकेट साइंस समझ रहा था सर। ये तो कुछ भी नहीं है। फिर क्या करना है इसके बाद? पानी डालना है इसमें? चलिए मैं डाल दूं पानी। क्या बात है भाई, थोड़ा मैं भी तो हेल्प करूँ ना आपकी। ओहो ग्रेट। तो ये हमारी पुदीने की क्रॉप तैयार हो गई। तो अब मम्मी को कहेंगे बाजार से तो नहीं लेना ना, वेजिटेबल वेंडर से तो नहीं लेंगे ना। और यू जब बन जाएगी तो हम अपने पेरेंट्स को इसको सेल भी करेंगे, सो वी कैन डेवलप आवर पॉकेट मनी। कंपोस्ट भी सेल हो सकता है। ओह यस, बिल्कुल। क्या और बात है। कंपोस्ट कितने दिनों में बनता है? कंपोस्ट 60 डेज लेता है बनने 60 डेज या 60 डेज से ज्यादा भी ले सकता है। ठीक है। अगर हम घर पे बना रहे हो। अगर प्रोसेस स्पीड अप करना होगा तो लाइक अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो ऑब्वियसली वो टाइम लेगा, बट जब आपका कंपोस्ट तैयार हो जाता है ना, तो यू कैन यूज अ लिटिल बिट ऑफ कंपोस्ट इन योर सेकंड बैच ऑफ कंपोस्ट, तो वो उसको हेल्प करेगा बस। इसको जल्दी कंपोस्ट। अच्छा, अगर आपकी कोई सहेली इस वक्त आपको टीवी पे देख रही है, आप उसको कैसे बताएंगी कि किस तरह कंपोस्ट बनाओ आज ही? आज अब घर में फ्रूट्स खाते हैं हम लोग। फ्रूट्स में छिलके होते हैं, आम का छिलका होता है, बनाना का छिलका होता है। उसको आप किसी भी पॉट में लेके उनको डाल दें, उसमें छोटा सा होल कर दें और उसमें पानी निकलने की जगह छोड़ दीजिए। उसमें बैक्टीरिया पैदा होगा और उससे कंपोस्ट बनना शुरू हो जाएगा। That's great भाई। आज तो इन्होंने मुझे भी सिखा दिया। मुझे खुद नहीं पता था कंपोस्ट कैसे बनती है, हैं? क्या बात है भाई। अच्छा, और ये भी हमने सब देख लिया। लेट्स मूव टू, अब हम उधर भी जाएं। अब हमें वहाँ भी दो बच्चे बड़े जी, हमारे दो दोस्त यहाँ पे भी मौजूद दो हैं। जी, वहाँ पे पहुँचे हम थोड़ा हाँ। या थोड़ी और कुछ आपसे। अच्छा ये बताइए, ये क्या चीज़ है? ये मुझे नजर नहीं आ रहा। ये क्या है? ये हमारे देसी बादाम की अच्छा, जो सीड देसी है। बादाम है। ओके, तो क्या हमने ये मुझे बताएं कि इसको भी लगाने में मुश्किल तो नहीं है कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस इसको भी उसकी तरह ही प्लांट करना होता है मिट्टी अच्छा, में, अंदर और कुछ नहीं। ओके, तो ये मुझे लग रहा है ड्राई बादाम है और ये जरा कच्चा लग रहा है। तो हमें ड्राई ज्यादा बेहतर रहेगा या हम कच्चा डालें? ड्राई ज्यादा ड्राई। ड्राई क्यों बेहतर रहेगा सर? क्यों बेहतर रहेगा ड्राई? कि उसमें जो है वो क्या होती है, ये उसमें जर्मिनेशन की कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है ना। ये है ना, ऐसा ही है ना जी। और अच्छा, हम और जो हमें यूजुअली लगता है कि जो हरा वाला होगा उसमें ज्यादा होगी, लेकिन मजेदार बात यह है कि असफर, अगर हम हरे को भी जैसे आम की गुठली लेकर उसको बगैर ड्राई के भी उसको हम डाल दें, तब भी एक वक्त में आके वो ड्राई होने के बाद जर्मिनेट करेगा। तो ये मतलब इतना आसान ये काम है। इसीलिए मैं कहता हूँ माइक्रो लेवल पे आज देखने वाले सुनने वालों को चाहिए कि बस आज से शुरू हो जाए। क्या ख्याल है असफर? बिल्कुल सही होना चाहिए ना। एब्सोल्युटली, और इतने ही जज्बे के साथ शुरू करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप लोग अपने घरों में, तो आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं, उनको आप बहुत सारे तोहफे दिलाते चीज़ें, तो उनको गमले दिलाएं, उनको आप ये चीज़ें बनाना सिखाएं। और आपको पता है, जब आप बच्चों को गमले, कोई भी किसी को भी अगर आप तोहफे में भी कोई प्लांट देते हैं या कोई गमला देते हैं, तो वो एक
एक सिर्फ एक गमला, एक प्लांट नहीं होता, वो पूरी एक थॉट होती है, वो पूरा एक प्रोसेस होता है, वो एक पूरा एक डिसिप्लिन होता है जो आप किसी को सिखा रहे हो। यस, और सबसे बड़ी बात है कि आप असफर उनको उस क्रिस्मेटिक शौक में दाखिल कर देते हैं जहाँ से फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, फिर वो नर्सरियों के चक्कर मार रहे होते हैं बार-बार। एब्सोल्युटली मेरी तरह ऐसा ही है ना। बिल्कुल। आपको पता है एक दफा जब आप अपना कोई छोटा सा गार्डन डेवलप करते हैं, छोटी सी नर्सरी डेवलप करते हैं, मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो अपनी छोटी छोटी बैल्कनीज को छोटी छोटी नर्सरीज बना लेते हैं, वहाँ पे इतनी अजीब व गरीब बर्ड्स आना शुरू हो जाती हैं, आपको उन बर्ड से फिर मोहब्बत शुरू हो जाती है। फिर आप गार्डन को और ज्यादा बढ़ाते हैं, आप कहते हैं क्या मैं किस दुनिया में आ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे गार्डन में इतनी नई नई बर्ड्स आती हैं जो मैंने शायद पहले मुझे लगता भी नहीं था कि ये एग्जिस्ट भी करती हो। ये लोगों को पता नहीं, ये हैबिटेट डेवलप होता है। और यू नो असफर, मैंने अभी 1 महीना पहले अपने घर रूफ टॉप का शहद खाया है, छोटी मक्खी का। क्या बात है। और अब जो अर्बन एरिया के बीचों बीच बैठ के आप ऑर्गेनिक चीजें खा रहे हैं। देखिए ये एक बहुत ही गलत बात है, माजरत के साथ मुस्लिम रजा साहब, कि आप शहद अकेले खा रहे हैं। कहे देखें ये देखें अगर यहाँ अगर लाता ना शहद तो तकरीबन तो ये सब मक्खियाँ बन जाते हैं। 500 ग्राम निकला था, तो अच्छा। मेरा ख्याल है सबको 2-2 चम्मच मिल जाते हैं यहाँ पर। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाते हैं छोटे से ब्रेक का। आज हम आपको नई चीज़ सिखा रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई भी छोटी सी जगह है जहाँ पे सनलाइट आ रही है तो उस जगह को ज़ाया मत जाने दीजिए। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और हमारे साथ हैप्पी होम स्कूल की एक ग्रीन फोर्स मौजूद है जो कि हमारा एक पूरा नज़रिया ही आज बदल रही है। क्या कहते हैं मुस्लिम रजा साहब, ये फोर्स हमारा नज़रिया बदल देगी मेरे ख्याल से। कितने सारे बच्चों को बदल देगी, इनकलाब ले आएगी, इनकलाब ले आएगी। सीरियस रेवोल्यूशन ऐसे ही आते हैं, एब्सोल्युटली, और ग्रास रूट लेवल से आते हैं। मजेदार बात ये है। अच्छा, आप अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, आप कहते हैं अडॉप्टेड ट्री एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या कॉन्सेप्ट है? मैं ये कॉन्सेप्ट ये है कि मोस्ट ऑफ दी लोग जो हमारे यहाँ पर अर्बन एरियाज में स्पेशली अपार्टमेंट लिविंग है, ठीक है ना। अब हमारे पास ज़मीनें तो है नहीं, तो हम वर्टिकल जा रहे हैं। तो होता ये है कि जो ये दरख्त जो चॉप ऑफ करने वाली माफिया है उसका एक तरीक़ाकार है। वो ये क्या करती है कि पहले दरख्त को ट्रिम करती है, ठीक है, फिर एक दूसरे फेज़ में उसको थोड़ा और ट्रिम कर देती है, और तीसरे फेज़ में भी थोड़ा और कर देती है, और फिर एक दिन अपना पूरा सामान तैयार होता है उनके पास, उसको चॉप ऑफ करते हैं, लकड़ी कर रखते हैं, और ये जा वो जा। उससे होता क्या है कि ह्यूमन साइकोलॉजी है ये कि अगर आप किसी एक बिल्डिंग खड़ी हुई है और एकदम आप उसे गुजरे और वो बिल्डिंग ना हो वहाँ पर, तो आप फ़ौरन नोटिस करेंगे उसको। लेकिन अगर वो ग्रेजुअली बिल्डिंग नीचे जाती रहे, कम होती रहे, तो शायद आप उसको नोटिस ना करें। तो ये जो फिलॉसफी है ये है कि आप एक अपार्टमेंट रहते हैं, अपने अपार्टमेंट से झांक के सामने देखें, किसी भी जहाँ तक कि आपकी विजन काम करती है, कोई तनोमन दरख्त नज़र आएगा आपको वहाँ पर, उसको आप अडॉप्ट कर लें। लेट सपोज कि आप एक अपार्टमेंट रहते हैं, आपको उसकी किसी बेडरूम से या किसी ड्राइंग रूम से, लाउंज से आपको एक ही दरख्त नज़र आता है, तो पूरी फैमिली उसको अडॉप्ट कर ले। उससे ये होगा रोज़ वो उस दरख्त को देखा करें। जब दरख्त 5 साल की उम्र तक पहुँच जाता है तो क्या होता है, फिर वो वाटर, ज़मीन में जो वाटर टेबल्स होते हैं उनसे पानी लेना शुरू कर देते हैं। तो हमें इनको कैन से पानी देने की जरूरत तो नहीं होती ना। क्या बात है, इनको मेहनत भी नहीं करनी। और उसके बाद उसको आपने अडॉप्ट किस तरह करना है, क्या करना है? बस हमने अपनी बालकनीज और विंडोज़ जो भी हमारे घर में, हमें बस उनमें झांकना है और देखना है कि हमारा ट्री सेफ है, बस सही है। और ऐसे हमें दिन में एक दो बार करना, बस 1-2 बार ना काफ़ी है। और उससे क्या होगा, अगर कोई शख्स कोई हरकत करे आके तो फिर हम उसे फौरन रोक देंगे जाके। वेरी गुड। पर देखो इसे एक प्रोटेक्शन है, और उसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि आपको खुद कुछ भी नहीं करना ना, सिर्फ अपनी आंख से देखना ही है ना। जहाँ पे इतने टीवी भी देखते हैं और सब कुछ देखते हैं, गैजेट्स भी होते हैं, गेम्स भी खेलते हैं, एक दरख्त को भी देख लिया करेंगे। यही ऐसी बात है ना। अच्छा भाई, अब मैं जरा इधर आता हूँ, ये मुझे बताएं ये क्या है भाई? ये तो बड़ा खूबसूरत मुझे लग रहा है। असफर एक अम्ब्रेला सी बन गई है ना। और ये भी, ये पहले इधर आ जाते हैं, ये क्या कहलाता है? ये देसी आमंड है। देसी बादाम है। अच्छा, देसी बादाम देखा है आपने पहले कभी? दरख्त तो बहुत कम ही देखे होंगे, देखे हुए हैं ना। लेकिन कमाल है, छोटे बच्चे ने भी देखा हुआ है, वरना हमारे वक्त में तो ये बहुत हुआ करते थे। और हम तो
खाते भी थे और मारे भी खाते थे। और जब जिनके घर में होता था तोड़ के हाँ तोड़ते, क्यों बड़ा टेस्टी होता था। अच्छा इसका दरख्त जो है ये किस क्या शेप कैसा बनता है इसका? इसका अम्ब्रेला की तरह का शेप अम्ब्रेला। अच्छा हमें तो अम्ब्रेला चाहिए ना कि इतनी जबरदस्त गर्मी हो रही है ना, कितनी जबरदस्त ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ रही है, तो हमें तो हर वो ट्री चाहिए जो अम्ब्रेला बनाए, इस तरह करे। और ये मुझे एक और यहाँ पर नजर आ रहा है, ये कितना खूबसूरत है। हाँ ये क्या है? ये इंडियन बादाम। अच्छा ये इंडियन बादाम, इसका मुझे बता, बल्कि मैंने तो, अच्छा मैं इसकी एक टिप मैं बताऊंगा अपने देखने वालों को। ये इंडियन बादाम जो है ना असफर, जैसे मैं बता रहा था ना, इतना रोबस्ट है, ये इतना रोबस्ट है एंड इट गोज वेरी फास्ट, ग्रोज वेरी फास्ट। और इसमें ये होता है कि बड़े से बड़े दरख्त को भी मैं निकाल के इसको ट्रांसप्लांट कर दूंगा। अच्छा। और वो मरेगा नहीं वो, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे दरख्त होते हैं जिसको हमको के लिए प्रॉपर ट्री ट्रांसप्लांटर चाहिए होता है, तो उसको वहां से निकाल पूरा। लेकिन कुछ ऐसे दरख्त भी हैं जिनको अल्लाह ताला ने उनको बड़ा रोबस्ट बनाया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, तो हम ऐसे दरख्तों को विदाउट एनी गैजेट उसको ट्रांसफर कर देते हैं। और चूंकि मैं इसमें हमेशा ही कहता हूँ कि अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट हो रही होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत चीज़ें से बदल रहा होता है, तो हम तमाम वो दरख्त जो हमारे पास मौजूद हैं उनको हमें सेव करना है। ये नहीं करना है कि उनको दरख्त को उखाड़ के फेंक देना है और फिर सड़क बन गई। पूरी दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों में, आई बीन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, कई जगह मैंने ऐसे देखे कि जहाँ पर गुजरा हूँ तो कोई दरख्त नहीं, आया हूँ तो देखे लाइन लगी थी दरख्तों की लाइन लगी। तो वो क्या है कि उन गैजेट्स को इस्तेमाल किया, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ना असफर, वो है इन्वायरमेंट के ऊपर। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्वायरमेंट एक दफ़ा बिगड़ गई ना, तो फिर ना तो आपकी लेमोजीन काम आएगी, ना आपका बिग फार्म हाउस काम आएगा, ना आपकी वो सारी एसेसरीज काम आएंगी जिसको आप लेके खुश हो और एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं। अच्छा स्नेक प्लांट का क्या काम? हाँ ये बताएंगे मुझे, बताओ। स्नेक प्लांट को मदर इन लॉ टंग भी कहा जाता है और इसे नासा ने अप्रूव किया है कि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग प्लांट है जो रात और दिन दोनों में फोटोसिंथेसिस करता है और ये इंडोर आउटडोर दोनों में रखा जा सकता है। अरे इसको धूप की इतनी ज़रूरत नहीं होती? इसे धूप की इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये इंडोर आउटडोर दोनों में काम हो सकता है। अच्छा हीट ले लेता है। और मैंने सुना है कि इसका आप सिर्फ ऐसे लीव भी लेकर आपको मिट्टी में डाल दें और उसमें पानी दें तो ये यहाँ से स्प्राउटिंग शुरू होता है। कितना आसान है। हम जो एयर क्वालिटी पे इतना इस फिक्रमंद हुए हैं कि कितना एयर क्वालिटी हमारा डाउन खराब हो गया है, तो हम क्यों ना ये हर स्कूल में, हर घर में, हर ऑफिस में, हर जगह इसको प्रमोट करें। हाँ बिल्कुल सही बात। और ये जबकि एक पत्ता जो है पूरा प्लांट बन जाएगा फिर ये वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। ये कितना और सही किसी कंटेनर में भी लगा सकते हैं। कंटेनर में लगा सकते हैं, इतने छोटे में भी लग जाता है ये, है ना? छोटे में भी लगता है। तो यानी आप तो इसका कोई मैसेज यही देना चाहेंगे ना कि भाई ये तो करना है ना हमें, अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म रहेगा और रेन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो हमारे मुल्क में बारिश ही नहीं होंगी। और बारिश नहीं होगी तो फिर फसलों का कितना ज्यादा होगा और फिर और पूरी इकोलॉजी जो हमारी जो है ना वो सारी डिस्टर्ब होकर रहेगी, ऐसे ही ना? अच्छा अब मुझे जरा बताएं, ये तो मुझे आप इसके मुतालिक बताएं, ये कौन सा ट्री है? ये बनियान ट्री है। अच्छा उर्दू में क्या कहते हैं? इसे बरगद ट्री कहते हैं। बरगद भी कहते हैं, बोर्ड भी कहते हैं इसको, ठीक है ना? वेरी गुड। और पता है वो कराची में इसको तो असफर, कराची की तो पहचान माना जाता था है, और असफर वो क्लिफ्टन में तो इनको हेरिटेज में हमने दाखिल कर लिया ना कि कितने बड़े बड़े खूबसूरत किस्म के वहाँ पे लगे हुए थे। और इसमें इतना नेचुरल हैबिटेट जो है ना, बर्ड्स इतने अट्रैक्ट होते हैं इसको देखकर, इतने आते हैं बर्ड्स पे। इसमें एक खास किस्म का एक फ्रूट लगता है काले रंग का, चेरीज की तरह। अच्छा। उस पे एक खास बर्ड होता है, इसको तिलियर कहते हैं। क्या कहते हैं, पिंक कलर का। वो एक पर्टिकुलर सीजन, अभी इसमें कुछ अरसे बाद में वो आ जाएंगे, वो जब दरख्तों में तो वो इतने आते हैं और उनकी इतनी हमिंग साउंड इतनी खूबसूरत होती है और इट रियली क्रिएट्स मतलब ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। और ये दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अच्छा जी, और इसका फ्रूट कैसा होता है? मीठे में, मतलब आई मीन टेस्टी है? जी वेरी गुड। तो हमें एक और भी चीज़ का असर बड़ा ख्याल रखना है कि हमारे पास जो है ना फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा अलार्मिंग मामला बन गया है, तो हमें फ्रूट ट्रीज को बहुत प्रमोट करना है। सर जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि हमारा जो फॉरेस्ट है पूरे मुल्क में कितना कम हो गया है, 3% खाली रह गया। आप कहते थ्रो अ सीड एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हो सकता है उसको फाइट करने के लिए। उसमें यह है कि कौन मुझे बताएगा थ्रो सीड का? आप बताएं। थ्रो सीड में ये होता है जैसे अभी सीज़न चल रहा है, आम का सीज़न चल रहा है, फालसे का चल रहा है, जामुन का चल रहा है, तो आप उनके सीड्स को अपने पास सेव करके रख लें। फिर आप कभी भी अपनी फादर के साथ जाएं, गाड़ी पे जाएं, बाइक पे जाएं या अकेले खुद चले जाएं, तो कोई कच्ची ज़मीन देखें तो आप उस सीड्स को उस पर फेंक दें।
फिर जब रेन होगी तो वो सीड्स को मॉइस्चर करेगा और वो फिर लैंड फर्टाइल होना शुरू हो जाएगी। इससे फॉरेस्ट कवर जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और बहुत कंट्रीज ने अपने फॉरेस्ट कवर इसी से इंक्रीज किया है। अरे भाई तालियां इनके लिए। देखिए ये तो छोटे छोटे बच्चों तक को ये बात कितनी बखूबी पता है। क्या बात जबरदस्त, कितनी अच्छी बात। मुअस्फर कितना हमारी ग्रीन फोर्स ने कितना अच्छा एक फिनोमेना बता दिया है कि ज्यादा आपको लंबा चौड़ा इस पर कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको। मॉइस्चर तो आपसे क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी एवेपोरेशन का अमल शुरू होता है, मॉइस्चर वैसे आ जाता है। और जब सीड में थोड़ा सा मॉइस्चर शुरू हो जाता है तो सीड अपना जर्मिनेशन के प्रोसेस में आ जाता है, शुरू कर देती है। तो कितनी अच्छी बात है। क्योंकि सर याद होगा, आप बहुत छोटे होंगे उस वक्त, मुझे भी याद है, मैं लाहौर में जैसे ही मानसून सीजन खत्म होते थे तो हमें जगह जगह आम के पौधे, जामुन के पौधे नजर आते थे, स्प्राउट करते हुए नजर आते थे एकदम से। असल में हुआ ये कि हमने इतना ज्यादा कंक्रीट कर लिया और हमने कच्ची ज़मीन छोड़ दी। कच्ची ज़मीन हमारे में बहुत कम होती जा रही है और उसका जो बहुत बड़ा एक हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट आया वो ये आया कि हमारा वाटर टेबल जो है ना वो भी डिक्रीज हो गया बहुत। उसकी वजह है कि जब पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कैसे वाटर टेबल क्रिएट कैसे होगा, वाटर कैसे होगा। बिल्कुल। सर जाते जाते कोई एक मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं इसमें आज ये हमारी जो हैप्पी होम ग्रीन फोर्स है उसमें आई मस्ट प्रेज, आई मस्ट अप्रिशिएट गजाला निज़ामी, डॉक्टर मलिहा लोर एंड दानिश फारूकी कि जिन्होंने हम लोगों ने बैठे और हम लोगों ने सोचा कि स्कूल के लेवल पे हमें एक ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए कि दूसरे स्कूल जितने हैं वो उसको एज अ ट्रेंड सेटर, एज अ रोल मॉडल अडॉप्ट करें और इसी तरीके से असर हम अपने मुल्क को बचा सकते हैं, वरना ये हम बहुत बुरे हालात में। बिल्कुल, कितनी अच्छी उन्होंने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम रज़ा साहब, आपने वक्त निकाला। और सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू कहना चाहूँगा हमजा खान को, निदा अहमद फारूकी को, याया आतिफ को और जुजाज अली को, हमारे ग्रीन फोर्स के जो दोस्त हैं हैप्पी होम स्कूल से। ख़वातीन और हज़रात, आज हमने आपको आगाही दी कि आप लोग भी किसी न किसी तरह इन्वायरमेंट को बेहतर करने के अंदर हाथ बटा सकते हैं। बटा सकते नहीं, आप हाथ बटाएंगे और आप आज से ही हाथ बटाएंगे। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि आपका जो पेट है वो बहुत सारी बीमारियों का गढ़ बन सकता है अगर आप अपने पेट की हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। और इसलिए आज हमने दावत दी है हमारी सीनियर डाइटिशियन को, बड़ी ज़बरदस्त न्यूट्रिशनिस्ट है, हमारे साथ हैं फराह सैयद। अस्सलामुअलैकुम, सीनियर डाइटिशियन है फ्रॉम AKU फराह सैयद। कैसे हैं फराह? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप बताएं कैसे? है बिल्कुल ठीक। फराह, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती होती है, कोई भी चीज़ है जो हेल्दी भी हो, अगर उसको ज़्यादा खाएं तो उसका नुकसान होता है? देखिए, बैलेंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो हमारे मजहब में भी है कि म्याना रवी इज़ द की। सो अगर आप बहुत हेल्दी चीज़ को भी ये समझ के खाएं कि आप जो हैं वो ये बहुत ही न्यूट्रिशनिस्ट है तो ये तो मैं जितनी ज़्यादा खा सकूँ, न्यूट्रिशन भरी हुई है, सो उसका फ़ायदा नहीं है, वो उल्टा नुकसान ही आपको दे देती है। एंड द की इज़ कि आपने जो है वो हर चीज़ जो है वो बैलेंस में खानी है। अगर आप रोटी भी खा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से खाएंगे कि आपने ये नहीं कि आप जी एक्सरसाइज या वर्कआउट ज़्यादा करें तो आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे। लेकिन देखिए, अगर कोई आपको इस तरह होता है ना कि कोई चीज़ है जो हेल्दी भी हम सुनते हैं कि लेकिन लोग उसको रोज़ खा रहे हो, तो मिसाल के तौर पे अगर आप रोज़ कड़ी पत्ता खा रहे हो तो उससे क्या होगा? अच्छा हमारे साथ है शेफ नौरीन जो कि हमें रोज आना कड़ी पत्ता खिलाती है, चाहे ऑमलेट बन रहा हो, चाहे कोई कढ़ाई बन रही हो, चाहे कड़ी बन देसी खाने। जय, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे का फराह के सामने पेश करता हूँ हमारा मुजरिम, ये हमें रोज आना फराह कड़ी पत्ता खाने को मिलता है। तो वो क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, लाइक 2 टेबलस्पून इज फाइन या 1 टेबलस्पून। हाँ, लेकिन मैं तो जब देसी फूड बनाती हूँ तो कम से कम हाफ से ज्यादा बंच ले लेती हूँ for the दाल एंड एवरी तड़के छड़के। लेकिन मजा भी आता है। आई टेल यू कि हर एक का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है जो उसका फेवरेट होता है। वो ये नहीं बताते, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट हमें नहीं पता चला।
आज तक इनका जो सीक्रेट हम कहते हैं नौरी इतना मजा आ रहा है, क्या डाला है कि बस खाने से आप रखे। मैंने कहा तो टीवी पे तो बताया कभी नहीं, एक चीज है जो नहीं बताते। जैसे अगर हमारे लिए देखा जाए तो हम जो है ना थोड़े मल्टीविटामिन्स के गेम में जरा वो ज्यादा आते हैं कि जी एक आध मल्टीविटामिन जैसे जिंक है, तो जिंक अगर आप पूछो तो इट्स लाइक इम्यून बूस्टर भी है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अब वो आपको फूड सोर्सेज में भी अवेलेबल है, और जिनको वहां से कवर नहीं हो पाता वो फिर जो है उसको आप मल्टीविटामिन की फॉर्म में भी ले सकते हैं, टैबलेट की। अच्छा मुझे एक बात बताएं फरा, एक जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो लोग ये समझते हैं, आई डोंट नो वेदर इट्स अ मिसकंसेप्शन, लोग कहते हैं कि फल मत खाओ उसकी जगह जूस पी लो, कुछ लोग कहते हैं जूस मत पियो उसकी जगह फल खा लो। फिर जब जूस की बात करते हैं तो ये जो बेतहाशा डब्बे के जूसेस आपको मिलते हैं, क्या वो सही है? अच्छा, उसमें जो है ना पहली चीज़ ये कि जब तक आपके दांत है ना आप इनका इस्तेमाल करें, और हर चीज़ जो है ना आप इसको चबाएं। बेस्ट चीज़ यही है। जूस की फॉर्म में जो कमर्शियली प्रिपेयर्ड जूसेस है ना, उनका नुकसान ये है कि उसमें नेचुरल फ्रूट कम होता है और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की फॉर्म में वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। सो इसी वजह से वो प्रोसेस और प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में ना वो आपकी कैंसरियस, शुगर या ओबेसिटी जो मोटापा है उसकी बीमारी में आपको सबसे पहले वो लाते हैं। अगर आप घर की चीज़ों की ड्रिंक में बात करें तो लेमन है, नींबू पानी आप बना सकते हैं, लस्सी आप बना सकते हैं, पानी वाला काम सिर्फ पानी ही करता है, तो हाइड्रेट अपने आप को सबसे बेस्ट करें, तो जूसेस वगैरह की नीड ही नहीं पड़ेगी। इवन ये हमारे में बहुत नॉर्म है, कल्चर ही कि अगर हम बाजार में भी जाते हैं तो हम कितने लोग हैं जो पानी की बोतल अपने साथ कैरी करते हैं? बहुत, 2-4 ही हो। ज़्यादातर अगर वहाँ पे खरीदते भी हैं तो वो जूस के डब्बे ही खरीदते हैं। एक तो ये कि प्राइस वाइज आप देखिएगा कि कमर्शियली जो फ्रूट्स या वो चीज़ें हैं ना जो जूसेस की फॉर्म में, वो आपको सस्ती पड़ेंगी और पानी की बोतल महंगी होगी। बिल्कुल सही बात है। तो उस हिसाब से अगर हम सोचें तो हम जूस ही पी लेते हैं। लेकिन फराज जो लोग डिटॉक्स वाटर बनाते हैं, शेफ नौरीन को बहुत शौक है इस तरह की चीज़ों का। एक इतनी बड़ी बोतल होती है खीरा, मैंने कहा इससे कुछ नहीं होगा, ये कहती नहीं इससे बहुत कुछ होता है। वो देखें इसके अंदर लेकिन अभी भी वो कवर है, तो वी डोंट नो कि उसमें है क्या, क्योंकि ताकि लोग और ना मांगे ना। कुछ लोग अच्छा ही अपने तक महदूद रखते हैं और लोगों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते। जी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डिटॉक्स वाटर का क्या वाकई फायदा होता है? अच्छा, वो फिर वही अगेन वही वाली बात है कि खीरा आप वैसे ही ले लें, नींबू आप पानी में वैसे ही डाल लें, रादर देन आप काट के, क्योंकि वो जो आप खीरा उसके बाद आप वो खाएंगे नहीं जो पानी में डिप हो चुका होगा। ठीक है। तो वो एक रीजन से सिर्फ इस रीजन से हम ये कहते हैं कि आप जो है वो वैसे ही खा लें सैलेड की फॉर्म में, तो उसका वाटर कंटेंट है वो आपको खा के भी मिल जाएगा। अच्छा फरद, एक बहुत ही ऑल्टरनेटिव साइंसेज हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन्वोग हैं, ऑर्गेनिक है, आयुर्वेदिक है, जो कि एलोपैथी से बिल्कुल इन कॉन्ट्रास्ट होती हैं काफ़ी हद तक। अब वाइटैलिटी के लिए या अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखने के लिए लोग कहते हैं कि डिफरेंट हर्ब्स हैं उनके कैप्सूल आप खा लें, जिस तरह जिनसिंग है, सेलाजीत है या अश्वगंधा है, ये इस तरह की चीज़ों के जो टैबलेट्स आते हैं, क्या उनको भी नेचुरल फॉर्म में कंज्यूम करना चाहिए? अच्छा, उसका सिर्फ फ़ायदा ये है कि जितनी भी हर्बल चीज़ें इनके नुकसानात नहीं हैं। अब किसी को वो 50% फ़ायदा देगा। जैसे अगर हम दालचीनी की बात करें तो दालचीनी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, उसको कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। सो उसमें बेहतर ये, और ज़रूरी नहीं है कि अगर हम इतनी सी स्टिक भी लें तो वो आपको 10% फ़ायदा देगी, मुझे हो सकता है 50% फ़ायदा दे दे। हर एक की बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। सो ये चीज़ें लेने में हर्ज नहीं है, बट ये है कि फ़ायदा आप टोटली ये समझ के खाएंगे मुझे ही बेनिफिट देगी तो वो परसेंटेज डिफरेंट है। अच्छा, बट हाँ, नुकसानात कोई ऐसे विजिबल नहीं है। अच्छा फराब, मुझे एक बात बताएं, इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं, इंटरनेशनली भी ये बहुत सारे लोग मानते हैं, और ये जो सवाल है ये रीडर्स डाइजेस्ट का एक सवाल है जो कि मैं फरा से पूछ रहा हूँ, क्योंकि डेमोग्राफिकली मुझे लगता है कि हर जगह के लोग मुख्तलिफ होते हैं, हर जगह की एक साइंस भी अलग होती है, लेकिन क्या खाना खाने से आपकी जो सोच है उस पर असर होता है? क्या खाना खाने से आपको बुरे ख्यालात आ सकते हैं या कुछ एक चीज़ें खाने से आपकी सोच नेगेटिव हो सकती है? अच्छा, ना खाने से ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। इवन अगर आप देखें तो अगर हम फास्टिंग, जैसे हम रोज़ा रखते हैं, तो अक्सर लोगों ने देखा होगा कि जी जो रोज़े से बिल्कुल करीब वाला टाइम होता है उसमें कितने लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज पेट भरा हुआ नहीं होता है और एक पीक भी पहुंच चुकी होती है। तो अगर आप ये कहें कि आप फास्ट अपने आप को बहुत ज़्यादा करा रहे हैं, या जैसे गर्मी में भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा होता है, ज़्यादातर लाइट फूड खाने का या हल्के आइटम खाने का, तो इट हैज़ कि आपका जो है वो आपके माइंड पे बहुत अच्छा अफेक्ट करता है कि अगर आपको बहुत ऐसी चीज़ खाएं जो आप इंजॉय कर रहे हैं, जैसे चॉकलेट है, तो वो आपको अच्छी एक फीलिंग देती है। और फिर जो चॉकलेट यहाँ रह जाती है, चॉकलेट यहाँ रह जाती है, बाद में क्रॉसॉन यहाँ रह जाता है, हलूमी चीज यहाँ रह जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा तो इतना दिल चाहता है ये चीजें खाने का, और फिर मुझे जो सोच होती है ना, मुसीबत मुझे सोच होती है कि जो डिजाइनर ने कपड़े भेजने वो फिट कैसे आएंगे,
ये सोचता रहता हूँ। अच्छा, अब जो मज़े की बात है ख़वातीन और हज़रात कि आपने अपना दिल भर के जो चीज़ें खानी थी अब वो खा ली, अब उन चीज़ों को अपने ऊपर से शेड कैसे करें ये फरा आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और दोस्त हो तो शेफ नौरीन जैसा सुबह सुबह मेरे लिए ऑमलेट बना रही हैं। ऑमलेट मैं नहीं बना रही हूँ, तो ये अब क्या करें? सेसमी सीड्स को रोस्ट कर रही थी। क्या ये चलते हैं फरा की तरफ। कोई दिल नहीं जा रहा आपसे बात भी करने का मेरा। अब मुझे बात बता फरा, ये ऑलिव ऑयल क्या एक बहुत कॉन्सेप्ट है कि लोग बहुत सारी चीज़ें जो कहते हैं हम तो ऑलिव ऑयल में खाते हैं लेकिन फिर भी हमारा वजन नहीं जाता, इसकी क्या वजह? अच्छा, ऑलिव ऑयल का पाकिस्तानी खानों में मेन रीज़न ये कि हमारी हर रेसिपी आपको भी बेहतर पता है कि वो तेल को गर्म होने से स्टार्ट होती है। एग्जैक्टली। सो उसमें ऑलिव ऑयल जो है ना अपनी खासियत खो देता है, एंड वंस उसका अगर इसमें से अगर स्मोक आ जाए ना, जैसे कि धुआं आ जाए, बस वो फिर आपके लिए खराब हो चुका है। फिर वो आम तेल बन जाता है। फिर वो आम तेल बन जाता है, बल्कि वो ज़्यादा कैंसरियस हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स फिर प्रोड्यूस हो जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए जो है वो हार्मफुल हो जाएगा। हार्मफुल है। शी इज टोटली राइट। तो इसीलिए बाहर के जितने भी आप कुकिंग मेथड्स देखेंगे ना, उसमें वो ऊपर से डालते हैं। उसको वो हीटिंग में मेन आंच पे सबसे पहले गर्म नहीं करते ऑलिव ऑयल को। सो उसमें अब कैटेगरीज तो आती हैं वर्जन, एक्स्ट्रा वर्जन वाली, बट यहाँ पे ऑलिव ऑयल का थ्रेशोल्ड ही जो आंच को बर्दाश्त करने का ना वो सबसे कम है। और फिर फरा वो ये लोग ये भी करते हैं, जैसे मीट हो गया, चिकन, फिर उसमें ऑलरेडी डाले थे फॉर मैरिनेशन। एग्जैक्ट। तो वो भी नहीं, वो भी सही, आप बेक कर लो, लेकिन जो जला के बनाते हैं दैट इज वेरी हार्मफुल। बहुत भूनते हैं खानों को। पाकिस्तानी रेसिपी इज लाइक कि वो आप बहुत ज्यादा उसको फ्राई करो, गरम करो, भूनो। लेकिन मैंने जब भी देखा है फरा, मैंने देखा है ऑलिव ऑयल को ड्रेसिंग के तौर पे ही लोग चिली डाल के वो ऊपर से यूज करते हैं। इवन जैसे किसी को वजन बढ़ाना होता है तो वी सजेस्ट कि आप ऑलिव ऑयल जो अपने खानों में 1 से 2 चाय का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हो, पी सकते हो। कॉन्स्टिपेशन के लिए वो बहुत बेहतर है, जैसे कि जिनको कब्ज की शिकायत रहती है तो दूध में डाल के वो उसको भी ले सकते हैं। तो उसके फ़ायदे हैं अपनी जगह, बट आप उसको मेन अगेन वही बात है कि जिस तरीके से आप उसको इस्तेमाल करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आप किस तरीके की क्वालिटी में उसको ले रहे हैं। अच्छा फरा, आजकल आप देख रही हैं कराची में एक रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है और धीरे धीरे पूरे मुल्क में इसका असर बढ़ता चला जा रहा है। बारिशें नहीं हो रही, गर्मी को तोड़ने के लिए कौन से खाने खाने चाहिए? अच्छा, नेचर के कुदरती तौर पे जितने भी फ्रूट्स हमारे पास इस वक्त आते हैं वो गर्मी के लिहाज से आते हैं। वाटरमेलन, मेलन, आम, उसमें सारी वो खुसूसियात हैं जो आपको हाइड्रेट भी रखती हैं और गर्मी के हिसाब से हैं। जैसे कि सारे आपको विटामिन सी की सोर्सेज सारी मिल जाती हैं जो आपको रिफ्रेश कर देती हैं और हाइड्रेट कर देती हैं। गर्मी में मेन चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें मत खाएं, क्योंकि वो आपकी एक तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और गर्मी में वो अगर जिनको एक्नी का इशू है तो वो एक्नी भी पॉप आउट कर देते हैं, और ये कि वो सबसे देर में डाइजेस्ट होते हैं। तो पाए नहारी वगैरह थोड़ा अवॉइड ही करें। अच्छा, मेरा ये होता है कि समर्स के सैलड्स हो गए, सैंडविचेस हो गए, दाल सब्जी, एग्जैक्टली। वो सब्जियां भी हमारे यहाँ क्या क्या बनती हैं, भून के सारी न्यूट्रिशन वैल्यूज खत्म। बिल्कुल ऐसा करते थे, पता नहीं क्या बन के क्या आ गया। लेकिन बहुत सारे घर हैं उनमें अभी भी सालन जरूर चाहिए। रोज आना चंद एक घर है जिनमें इतना तेल वाला सालन रोज होता है, फिर उनका गुस्सा, ब्लड प्रेशर भी रोज होता है और वही बातें सुनने को मिलती है। आपको दिमाग ठंडा नहीं रहता। लेकिन मुझे बताएं, जो लोग एक कहते हैं फरा कि नमकियात गर्मी में लूज हो जाती हैं और आप डिहाइड्रेटेड ही रहते हैं, उसको कैसे काउंटर करें? अच्छा, डिहाइड्रेट बेसिकली क्या है कि पानी जो है ना आप खुद अपने हिसाब से पीते ही रहें। जैसे अगर फर्स्ट करें किसी का 70 kg वेट है तो एटलीस्ट उसको 2 से 2.5 खासतौर पे इस गर्मी में लीटर चाहिए ही चाहिए। और पहली साइन ये है कि जब आपको प्यास लगी, इसका मतलब है कि आप डिहाइड्रेशन की फेज पे पहुंच रहे हैं। आपकी बॉडी अब आपको साइन दे रही है कि आपको पानी चाहिए। बिल्कुल सही। उससे मेरे ख्याल से सर में भी दर्द रहता है हल्का सा, माइल्ड हेडेडनेस है या टायर्डनेस है, आप हर टाइम ये फोकस नहीं कर पाएंगे बेसिकली किसी भी काम में ज़्यादातर। सो उसमें क्या होता है, क्योंकि गर्मियों में जब आप अपना जो पसीना निकलता है उसमें आपकी नमकियात भी जाती हैं। सो रादर देन आप ये ORS या कोई इलेक्ट्रोलाइट और कोई ऐसी ड्रिंक्स में लें, आप पानी, नींबू पानी इस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट है। इवन आप लेमन या मिंट डाल के, जो पुदीने का पत्ता है उसको डाल के आप अपने पानी का फ्लेवर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पे, जो जिसको बहुत फेमसली कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, उस पर जिंदा रहते हैं कि हर कुछ भी खाते हैं वो कहते हैं हमारा खाना हजम ही कोल्ड ड्रिंक से होता है।
और फिर आपको पता है कोल्ड ड्रिंक के कितने नुकसान होते हैं? अभी जो हम इस, क्योंकि 10 साल से प्रैक्टिस है, तो अब जो मैं ये देख रही हूँ ना कि 25-22 ईयर्स के जो यंगस्टर्स हैं उनकी भी एंजियोप्लास्टी या उनको भी जो किडनी ख़राब होने की जो साइन है या शिकायत है वो भी हो रहा है अमराज। सो इसीलिए, और क्यों? क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपकी किडनी से फिल्टर होते हैं, तो उसमें कैल्शियम या जितनी भी और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनकी जो है ना वो मेजर या हम कहेंगे क्वांटिटी वाइज ज़्यादा होते हैं। तो वो अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट में लेंगे, 500 की जो ml की बोतल आती है हम सारी पी लेते हैं। शुगर कितनी होती है हाफ ग्लास में? सो उसको लेने में 18 स्पून हाफ ग्लास में। तो अब आप ये देखिए कि एक जब भी तो शुगर रश होता है, बहुत मजे की होती है जो मसला उसके साथ है, मजे की कितनी होती है। और एक तो पता है ठंडी चिल्ड कोल्ड ड्रिंक इतना एकदम से आपको एक जन्नत में ले जाती है, फिर असर बीमारियां भी होती हैं और फिर आपके खाने को भी वो ज्यादा टेस्ट दे देती है। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि जी आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, कॉम्बो मील्स में लाइक आपको कहाँ पानी और वो देते हैं। एग्जैक्टली वो उसका बड़ा अच्छा होता है। लेकिन ऑफ कोर्स सेहत के लिए जो चीज़ मुज़र है वो मुज़र है, और हम आपको वही बताते हैं जो चीज़ सेहत के लिए अच्छी नहीं है उसको इस्तेमाल मत कीजिए। फरहाद, एक जो हमारा बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, एक पाकिस्तान में दो चीज़ों का लोगों को एक ऑब्सेशन रहता है जो कि गलत है। एक तो गोरे रंग का और एक पतला रहने का। ये दो ऑब्सेशन होते हैं लोगों को कि जितने भी फिट हो, लेकिन एक ऑब्सेशन होगा कि फराह हमें बताएं हम पतले कैसे हो जाए। तो अच्छा, मुझे तो देखिए ये पतला और मोटे का कॉन्सेप्ट आज तक समझ में नहीं आता। कुछ लोग नेचुरल बिल्ट में ही कुछ लोग होते हैं जो कि लगते मतलब उनकी बिल्ट ही ऐसी होती है कि वो कभी भी दुबले नहीं हो सकते। हड्डियों का वजन भी तो होता है। एग्जैक्टली और स्ट्रक्चरली भी फराह कुछ लोग दे आर ब्रॉड और टॉल होते हैं, और डेमोग्राफिकली भी आप ये चीज़ देखते हैं कि लोग टॉल और ब्रॉड होते हैं। ये मुझे जो चीज़ प्रॉब्लम कभी कुछ लोगों की समझ में आती है, एक सर्टन एज के बाद जिस तरह हमारी अम्मियाँ होती हैं या दादियाँ होती हैं, जो इस एज की जो ख़वातीन होती हैं कि देव क्रॉस 55, 56, उनका वेट एक जगह रुक जाता है जिसकी वजह से उनको घुटनों में या बैक में, लोअर बैक में पेन होना शुरू होता है, चलने में मुसीबत होती है। उसके लिए क्या किया जाए? अच्छा, वज़न जो है ना वो आपके लिए तब ख़राब होता है जब अपनी डेली एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पहली चीज़, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, टक टक की आवाज़ आ रही है, सांस बहुत फूल रही है, तो इसका मतलब है कि आपका वज़न जो है वो अब आपके लिए ख़राब होता चला जा रहा है, या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्दी वज़न अगर आपने कम करना है, जो आइडियल ये होता है, तो हफ्ते का 1 kg जो नीचे जा रहा है दैट इज़ आइडियल। और क्वांटिटी वाइज जब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इवैल्यूएट करते हैं बेसिकली कि हम कितना एनर्जी ले रहे हैं, जैसे फर्स्ट करें अगर 1000 कैलोरीज खा रहे हैं तो क्या आप उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी में, तो वो असेस करना बहुत ज़रूरी है। और उसी हिसाब से फिर आपके जो मील प्लान हैं वो डिज़ाइन होते हैं या डाइट प्लान डिज़ाइन होते हैं। सो आइडियली अगर आप जैसे फ़र्ज़ करें कि आप बहुत ज़्यादा चलना फिरना नहीं कर पा रहे हैं, जो 50 क्रॉस हो जाते हैं, घर की एक्टिविटीज़ हैं, तो आप उसमें रोटी चावल अपना एक टाइम का कम कर सकते हैं। ठीक है। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग जो हम रोज़े जैसे रखते हैं 10 से 12 घंटे, 14 घंटे, उसकी जो रिजल्ट्स हैं ऑन वेट लॉस में बहुत अच्छे हैं। सो आप वो भी कर सकते हैं कि आप अर्ली अपना मगरिब के बाद खाना खा के दैट्स इट, उसके बाद आप नेक्स्ट अपना मील मॉर्निंग में लें। तो उधर भी बॉडी जो है ना वो अपना स्टोर यूज़ करती है। फरा, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली ब्लैक कॉफ़ी पीना शुरू हो जाते हैं, या वो तरह तरह के जो स्लिमिंग टैबलेट वाले ड्रिंक्स होते हैं, या जो आप कंपनीज का सुनते हैं ना, तब 15 दिन में 50 किलो गिर गया, 40 किलो, आई डोंट नो, ये जो इस तरह की चीज़ें आती हैं। अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी का एक नुकसान ये है कि वो डिहाइड्रेट करती है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि वो आपके हार्ट पे भी असर डालती है। अगर आप बहुत ज़्यादा उसको लेंगे तो वो पैल्पिटेशन करती है, जैसे आपको लगेगा आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, ठीक है। ब्लड प्रेशर बहुत एकदम से आपके शूट करते हैं। सो मेटाबॉलिज्म वो हाई करेगी, बट 2 कप कैफीन के इज़ फाइन, मोर देन इनफ। इवन बहुत सारे लोग जो है ना वो ग्रीन टी ऐसे ले रहे होते हैं जैसे पराठे खाए और ग्रीन टी ले ली, तो वो कोई तेजाब के तौर पर उनके लिए काम करेगी कि जो अभी खाया भी है वो अंदर पराठे को। तो क्योंकि आते हैं हमारे पास ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि मैं ग्रीन टी के तो 8 कप पी लेते हैं लेकिन वजन कुछ नीचे नहीं जा रहा है। तो अब खाना पीना तो आप रेगुलर वैसे ही खा रहे हो, तो ग्रीन टी बेचारी जाके कहाँ जाएगी? कहीं भी नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी। बिल्कुल सही बात है। फरा, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और खवातीन रोज़ात, आई होप फरा की बातों से कुछ आपको अपने आप से शर्म आई होगी। जो आपकी ईटिंग हैबिट्स है वो सही करेंगे खुद आप। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। जी 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 क्या बना रही हैं आज हम बना खुद कुछ नहीं कह रहे कि मैं क्या बना रही हूँ। मुझे लग रहा था कि आप जब उसको वो कर रही थी तो मुझे लग रहा था आप ऑमलेट बना रही हैं, लेकिन आप ऑमलेट नहीं बना रही। आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी चिकन पॉपकॉर्न। क्रिस्पी चिकन पॉपकॉर्न। हाँ, वो पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा, फिर आप खाएंगे। हाँ, क्यों नहीं? और इसके साथ एक सॉस बन रहा है जो कि ऑरेंज के साथ बनेगा, ऑरेंज जूस के साथ बनेगा। ऑरेंज सॉस है जो थोड़ा स्वीट एंड सावर होता है। ऑरेंज तो मार्केट में नहीं है। मार्केट में तो बहुत चीजें नहीं है। एक काम करें ना सर, हाँ। आप वहाँ बैठिए, आराम से कॉफी पीजिए, मुझे रेसिपी बनाने दीजिए। I don't care. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके चलिए जी, हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये मैंने 500 ग्राम चिकन लिया, इट्स बोनलेस। मैंने ब्रेस्ट पीस लिए थे 2, ठीक है। उनको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया था, ठीक है। अब मैं इसका आपको मैरिनेशन बता दूं, जो इसमें जो चीज़ें जाएंगी। इसमें जाएगा चिली फ्लेक, जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो इसमें जाएगी। सोया सॉस इसमें जाएगा, ब्लैक पेपर पाउडर है, आपका लेमन का जूस है, ब्राउन शुगर है, थोड़ा सा कैरेमलाइज करेगा ये, ठीक है। चिली सॉस है, और ये सेसमी सीड जो कि मैंने इसको थोड़ा सा रोस्ट करके रख दिया था वो इसमें जाएंगे। ये बेकिंग पाउडर है, ये पेपरिका पाउडर है, ठीक है। चॉप गार्लिक है, थोड़ी सी हरी मिर्चें 2 से 3 मैंने इसको चॉप कर लिया था। गार्लिक का पेस्ट है, नो जिंजर, इसमें जिंजर ऐड नहीं होगा, जस्ट गार्लिक पेस्ट है। और 1 अंडा है। अच्छा, जो जिसके हमें जो बैटर बनाना होगा, बैटर के लिए हमको चाहिए 1 कप मैदा, सेल्फ जो फ्लावर होता है, ठीक है। 4 टेबलस्पून इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर, और 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा राइस फ्लावर, जो चावल का आटा होता है। उससे क्या होता है, और क्रिस्पी और क्रंची बनेगी आपकी जो ये पॉपकॉर्न चिकन होगी, ठीक है। नमक एज पर योर टेस्ट, लेकिन मैं इसमें 1 टीस्पून डालूंगी। तो मैं मैरिनेट कर देती हूँ इसमें पहले, फिर हम उसको फ्राइंग की तरफ ले, क्योंकि हमें 5 to 7 मिनट्स को मैरिनेट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप करें जी जी, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपने जिस तरह आज मुझे किचन से निकाला है, मेरी 1.5 साल में कभी किसी ने मुझे, लेकिन खैर मेरे पास आपसे बेहतर दोस्त मौजूद है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। मेरे साथ है आयशा उमैरा, और जब मेरे साथ डॉक्टर आयशा उमैरा मौजूद है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। और एक और बात मैं बताती चलूं, ये मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। मैं बीच की। कैसी डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब भाई, आपकी देखिए दोस्त ने क्या किया मेरे साथ। बहुत गलत बात है ना? गलत बात। देखिए मुझे कहा कि आप आ जाएगी कॉफी पे, मुझे रेसिपी बता रहे थे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वैसे मेरे खाने पे नजर रहती है इनकी। 1 पापड़ खा लिया था मैंने एक्स्ट्रा, आज के 2 खा लिए होंगे। 9 खा लिए थे वो। 9 मैंने खाए, पेट में इनके अड़ गए वो, और वो अभी तक अड़े हुए हैं। वो नहीं प्रेजेंटेशन ट्रे जब मेरी होती है उससे पॉपड़म सारे रखे हैं, जब वो खा लेंगे तो मैं प्रेजेंट क्या करूंगी? हाँ जी जी, तो आप ओके मूव ऑन। इस टाइम मेरी हालत कुछ जैसी कैसी हैं आप डॉक्टर आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत चैनल्स पे नजर आ रही हैं आजकल माशाल्लाह, लेकिन जो आपका होम चैनल है, ये देखिए कितनी गलत बात होती है। अपने लोग अपने घर जब ससुराल के होते हैं तो घर को भूल जाते हैं। ये बहुत नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। जब मैके में इतनी प्यार से बुलाया जाता है तो जरूर आए। क्या चल रहा है आजकल, कहाँ मसरूफ है? बस क्लिनिक, घर, बच्चे, काम, सब जबरदस्त। डॉक्टर आयशा, बहुत सारे सवालात हैं जो कि आपसे हमारी ऑडियंस से पूछे हुए हैं। हमने कहा जल्दी से फटाफट जवाब पूछते। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गर्मी दानों का, और एक मिसकंसेप्शन है कि चेहरे पे जो गर्मियों में दाने निकलते हैं, क्या वो गर्मी दाने ही होते हैं या वो कुछ और होता है? वो कुछ और भी हो सकते हैं, गर्मी दाने भी हो सकते हैं, और कभी कभी जो है वो फंगल एक्ने भी हो सकती है। सो इट डिपेंड्स कि किस तरह के हैं। अगर उसके अंदर इचिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, तो एक कंडीशन होती है रोज़ाशिया, जिसके बारे में आई थिंक हम लोग काफ़ी बार बात भी कर चुके हैं। तो वो उसके बारे में लोग अनअवेयर होते हैं, इतना पता नहीं होता, तो वो उसको मिला रहे होते हैं किसी और कंडीशन के साथ। सो वो इसलिए होती है, जैसे आप कुकिंग कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, या आप बाहर जा रहे हैं, आजकल गर्मी धूप बहुत है, तो जैसे ही वो हीट एक्सपोज होता है तो उसके अंदर इचिंग या बर्निंग की सेंसेशन शुरू हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है,
तो उसके लिए जो है वो प्रॉपर आप अपने स्किन के डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर वो मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो वो ट्रीटेबल कंडीशन है, बहुत अच्छे सेटल डाउन हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, तहरीम ने कराची से पूछा है कि मेरी शादी हुई है, शादी के बाद मैं कराची शिफ्ट हुई हूँ और इस बात को तकरीबन 4 माह का अरसा गुजर चुका है। कराची शिफ्ट होने के बाद मेरे बाल तेज़ी से गिर रहे हैं। जब पंजाब में थी तो उनके बाल अच्छी हेल्थ के थे, कराची आते ही डॉक्टर साहब इसकी वजह? यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, एक तो ये बहुत रीज़न होता है कि जब लोग पंजाब से यहाँ आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल फेस करने को मिलता है। दूसरा रीज़न ये कि यहाँ खारा पानी बहुत है, खारा पानी की वजह से। जी बिल्कुल, हार्ड वाटर है और इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे टैंकर का पानी भी होता है, बट इट्स अ मिक्सचर, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। लेकिन हेयर फॉल के डिफरेंट और भी रीजंस होते हैं, जिसके अंदर कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, जिसमें कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। फिर अगर एक फ़ीमेल है तो उसकी प्रॉपर हिस्ट्री होती है, एक पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड तो नहीं है, लैक्टेशन फेज तो नहीं है, सो उसको बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए उसको अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट हम उसको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर मेन रीज़न ये है कि सब चीज़ें ठीक है तो फिर दे शुड फोकस के उनको शैम्पू चेंज करना चाहिए, कि ऐसा शैम्पू रखें जो कि स्कैल्प के अंदर ऑयल को, मॉइस्चर को कंट्रोल करे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अगर खारा पानी किसी के घर में आ रहा है, वो उसे शावर लेते हैं तो कहते हैं कि आखिरी रिंस मिनरल वाटर से कर लें तो उसके असरात ज़ायल हो जाते हैं, ऐसा सही है? मिनरल वाटर से आई गेस बेहतर है कि अगर आप मीठा प्योर पानी अरेंज कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो फिर तो मजबूरी है ऑफ कोर्स। और एक घरेलू सा टोटका सा है कि अगर आप एक लेमन आप पानी के अंदर ऐड कर दें और लास्ट में जो एक मग होता है ना वो आप डाल दें, तो उससे भी उसके असरात थोड़े से बैठ जाते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ आता है कि जो हार्ड वाटर के अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, सो वो आपके स्कैल्प के अंदर जमा हो जाता है। जब आप यूजुअली हम शावर लेके निकलते, बेसिक पर्पस क्या होता है कि इसकी डीप क्लेंजिंग के बाद भी अगर वो चीज़ें आपके यहाँ पे रह रही हैं तो उसकी वजह से फिर आपको इन्फेक्शन भी करता है, वो डैंड्रफ भी बनाता है, एंड देन फिर हेयर फॉल भी होता है। और डॉक्टर आयशा, क्या रोजाना शैम्पू करने से बाल गिरते हैं? नो, इट्स जस्ट अ मिथ। देखिए जिस तरह अम्मियाँ कहती हैं कि रोज पागल रोज शैम्पू नहीं आपको डेली शैम्पू करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इनफैक्ट जब गर्मियाँ आती हैं तो उसमें तो लाजमी करना चाहिए, क्योंकि सारी आपकी जो, अब हम मॉइस्चर की बात करें, कराची में तो बहुत ज़रूरी है कि आप डेली शैम्पू करें ताकि आपका मॉइस्चर कंट्रोल रहे और आपको डिफरेंट लड़कियाँ होती है वो ब्लो ड्राई करा के 2-3 दिन बाल शैम्पू नहीं छेड़ते कि ब्लो ड्राई हुआ था। आपको किसने कहा कि लड़कियां ब्लो ड्राई करती हैं 3 दिन तक? मैंने सुना था कहीं से, करीब से मुझे आवाज आई थी कि मैंने कल ही तो ब्लो ड्राई करवाया था। तुम ऐसी तो ना थी। लेकिन ये रोज आप कह रही शैम्पू करते हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारी भी रूटीन ऐसी है, हम भी वर्किंग भी होते हैं, तो करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अलीना ने साहबा से पूछा है कि इनकी उम्र 21 है और इनकी बहुत तेजी से आईब्रोज गायब हो रही है। सिर्फ आईब्रोज गायब हो रही हैं या सर के बाल भी जा रहे हैं, बॉडी के और भी पार्ट्स के ऊपर ये इफेक्ट आ रहा है? तो आईब्रोज का ही लिखा हुआ है। आईब्रोज, सिर्फ आईब्रोज गायब होने में देखें एक कंडीशन होती है, इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपके आईब्रोज के साथ कुछ ऐसे और पैचेस भी जा रहे होते हैं, सर के बाल भी जा रहे होते हैं या डिफरेंट और बॉडी पार्ट से भी, सो वो एग्जामिन करना पड़ेगा। बेहतर है कि आप अलीना डॉक्टर को जाके अपना टेस्ट करवाइए। और वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद है, मिलते हैं आपसे ब्रेक। बैक खवातीन रोज रात आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और शेफ नौरीन कहाँ तक पहुंची, आप बताएं। शेफ नौरीन यहाँ तक पहुंची कि मैरिनेशन मेरा रेडी हो गया है। मैंने चिकन लिया था 500 ग्राम, जिसको मैंने क्यूब्स में काटा था, ठीक है। उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डाला, सॉल्ट 1 टीस्पून डाला, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, 1 एग बीट करके मैंने डाला, ठीक है। और मैंने इसमें क्या था, ब्राउन शुगर 1/4 टीस्पून एंड ब्लैक पेपर पाउडर एंड पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड करके मैंने मैरिनेशन ये कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ ड्राई जो हम जिसपे इसको डिप करके हम फ्राई करेंगे, ये है कॉर्नफ्लावर, ये है 3 टेबलस्पून, ठीक है। ये मैंने करके रखा हुआ था, ये इसमें जाएगा। मैदा इसमें जाएगा 1 कप, ठीक है, इसमें हम ये ऐड करेंगे। एंड ये राइस फ्लावर जो है इसके अंदर जाएगा 3 टेबलस्पून, ठीक है, हम इसमें ये ऐड करेंगे,
भर के, हीप्ड, ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा। अच्छा, सॉल्ट इसमें मैं ऐड करूंगी हाफ अ टी स्पून, हाफ अ टेबल स्पून, ठीक है। ये पेपरिका पाउडर इसके अंदर आएगा 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर आएगा 1 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, ये थोड़े से सेसमी सीड्स हैं, ये इसके अंदर जाएंगे, जो रोस्ट करके मैंने रखे थे ये इसमें जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी लाइक हाफ अ टेबल स्पून चॉप गार्लिक, ठीक है। और ये है बेकिंग पाउडर, ये इसके अंदर जाएगा हाफ अ टेबल स्पून, ठीक है। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हमारा एक इंग्रेडिएंट रह गया है जो कि है चिली फ्लेक्स, ये इसके अंदर जाएगा अराउंड 1 टेबल स्पून हीप्ड, मतलब भर के, ठीक है। हम इसको ये मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से यूं करके। अच्छा असफर, अब मैं इसमें क्या करूंगी, जैसे मैंने चिकन लिया उसको मैंने ड्राई इसमें डाला, देन मैंने पानी में डाला, फिर मैंने इसको ड्राई उसमें डाला, फिर इसको डीप फ्राई करेंगे, ठीक है। ये इसका ये वाली चीज होती है, ठीक है, ठंडे पानी में। हाँ, अब ये पानी आ गया, मैं आपको बता दूं इससे होगा क्या पानी में? क्रिस्पी हो गया, थोड़ा बैटर लगेगा तो क्रिस्पीनेस ज़्यादा आएगी। जैसे मैंने अब एक मैं करके दिखा दी, जैसे मैंने एक ये लिया क्यूब, ठीक है, मैंने ड्राई इसमें डाला अच्छी तरह, ठीक है, फिर मैंने इसको पानी में डाला, फिर मैंने इसको ड्राई इसमें डाला। इससे क्या, थोड़ी देर मैं इसको रखूंगी 4 to 5 मिनट्स और फिर मैं इसको डीप फ्राई कर लूंगी, ठीक है। पहले मैं ये करूंगी, फिर मैं डीप फ्राई कर लूंगी, फिर इसका मैं ऑरेंज सॉस बनाऊंगी, जो आप बहुत पूछ रहे थे ऑरेंज कहाँ से आया तो मैं बता दूंगी कि मैं कहाँ से लेकर आई हूँ। ख़वातीन और हज़रात, बहुत ही जज्बाती शेफ नौरीन हमारे साथ। अगर आज जरा सी भी कोई गलत बात की तो ऑरेंज यहाँ तक आ जाएगा और ये शुरू कर चुकी है। आपने मुझ पे लाइव हमला किया है शेफ नौरीन, और आप गवाह इस बात। ब्रेकिंग न्यूज़ देखिए, आपने मुझे वो खींच के मारने की कोशिश की। बिल्कुल, ये खुद गिरा है असफर, ऐसा कैसे खुद गिर गया? अरे खुद कैसे गिर सकता है? इंटेंशंस को देख लिया उसने। देखिए जरा, आई थिंक ये नहीं चाह रही कि हम अगला सेगमेंट करें। वैसे डॉक्टर आयशा, आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से की जाती है, और लोग जो है ख़ास तौर पे एस्थेटिक प्रोसीजर्स के बारे में लोगों को बड़ी सारी खौफ हैं, डर हैं कि अगर हम फिलर्स कराएंगे तो हमारे लिप्स यूँ हो जाएंगे, अगर हम बोटॉक्स कराएंगे तो पता नहीं हमारी आईज बिल्कुल ऊपर चढ़ जाएंगी, या हम फिलर्स कराएंगे तो हमारा जो फेस है वो पता नहीं कितना ब्रॉड हो जाएगा। सो आई नो कि रॉन्ग प्रैक्टिसेस आर देयर, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली होती क्या है, समथिंग वेरी हेल्दी, जिसमें आप जो अपना नेचुरल फैट लूज़ कर रहे होते हैं उसको रीस्टोर करवा सकते हैं, अपनी स्किन क्वालिटी को, स्किन टेक्सचर को, जो कि वक्त के साथ ख़राब हो रही होती है, आप उसको बेहतर बना सकते हैं। सो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इन प्रोसीजर्स की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आज हम ये कंसेप्ट है। और जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, तो सबसे पहले ख़वातीन और साथ आपको वीडियो दिखाते हैं ताकि आपको ज़रा और बेहतर आइडिया हो। तो चल के पैकेज देखते हैं और फिर डॉक्टर से और बात करेंगे। ये शेफ नौरीन की तस्वीरें थी। क्या ये जो खूबसूरत चेहरा हम देख रहे हैं, इसके पीछे डॉक्टर आयशा हुमैरा का हाथ है? हर खूबसूरत चीज के पीछे डॉक्टर आयशा हुमैरा है। आपके पीछे कौन सी हुमैरा है मुझे नहीं पता। मेरे पीछे हुमैरा नाज है। मेरी खूबसूरती का राज हुमैरा नाज। हुमैरा नाज हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, हमारे साथ शायद कल या परसों होंगी सुबह जी। अभी हम देख रहे थे ये इनके चेहरे के ऊपर आपने क्या क्या किया, मुझे तो कोई इतना विजिबल डिफरेंस नहीं दिख रहा। दोबारा लगाएं जी, बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर प्लीज दोबारा वो हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, एस्थेटिक्स की ब्यूटी यही होती है कि आपको कोई देख के ये ना कहे कि ये आपने क्या करवा लिया। इट शुड बी वेरी नेचुरल, बहुत सेटल्ड, आपके अपने फीचर्स में रहकर हमें काम करना होता है। अब देखिए, शी हैज़ अ प्रीटी फेस, राइट? जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती वो ना किया जाए तो बेहतर है। और ये मैं तमाम लोगों को रेकमेंड करती हूँ। जब पेशेंट्स आते हैं तो अक्सर हमें बोल रहे होते हैं कि हमें हाइफू करवाना है, हमें जॉ लाइन चाहिए, हमें फिलर्स चाहिए, लिप फिलर्स चाहिए। तो हम उनको काउंसल करते हैं कि देखिए, इस चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं है, या आप ना कराएं, इस चीज़ की ज़रूरत है आप ये कराएं।
और फेस में एस्थेटिकली एक प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, उस अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। अब जैसे अगर आप आंखों के नीचे गौर करें तो बिकॉज इसकी ऑब्वियसली रूटीन बहुत ज़्यादा नॉरिन की हेक्टिक है और उसकी वजह से हीट में हर वक्त काम करती है। एग्जैक्टली तो आपके टीयर ट्रॉफ बन जाते हैं। आंखों के नीचे जो एक हेल्दी फैट होता है उसकी लेयर लूज होना शुरू होती है। सो आई जस्ट डिड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आई फिलर्स इन अंडर आई एरिया। अब आप देखिए यहाँ कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं लग रही कि कोई चीज़ आपने आंखों के नीचे करवाई हुई है, कोई चिपमंक नहीं बन रहा फेस। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो ये बहुत उनके अपने फीचर्स में रहते हुए फिर थोड़ी सी मैंने इनकी जो लाफ लाइन से उनको सॉफ्ट किया है, ख़त्म करने की कोशिश नहीं की है क्योंकि इसका नौरीन का जो फेस है इट्स अ लिटिल बिट हेल्दी फेस और इनको हमने उसी के अंदर रहते हुए इनकी लाफ लाइंस को जस्ट मैंने सॉफ्ट किया है और थोड़े से मैंने इनकी आईब्रोज़ के शेप को चेंज किया है ताकि जो इनकी फेशियल फीचर्स हैं वो उसी में रहते हुए इनको एक यंगर लुक आ जाए। ठीक है। बिकॉज आईब्रोज को अगर आप बहुत ज़्यादा खींच के उठा लेते हैं तो वो भी आपके फेस के ऊपर एक क्लेवर लुक देती है। नहीं, आईब्रोज उठाने के लिए आपने थ्रेड यूज किया है या नो, आई जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ बोटॉक्स। बोटॉक्स, दैट्स इट। अच्छा, बोटॉक्स एक टेक्निक होती है, ज़्यादातर लोग जब बोटॉक्स कराते हैं तो वो आईब्रोज को बहुत क्लेवर लुक दे देते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ यूँ करके हो जाती है, सो वो अच्छी नहीं लगती। अच्छा, इसका नौरीन का जो फेस है ना, शी हैज़ वेरी इनोसेंट फेस, सो इनकी इनोसेंस को मेंटेन करना था ऑब्वियसली। और इसी तरीके के जो फेसेस होते हैं हम जब उन पे काम करने लगते हैं तो उनके अपने फीचर्स को मेंटेन करते हुए जस्ट एनहांसमेंट करते हैं। ठीक है। ताकि उन्हीं के फीचर्स में रहते हुए यंगर लुक आए। अनटिल एंड अनलेस किसी की रिक्वायरमेंट हो कि हमारे फीचर्स हमें थोड़े से डिफरेंट चाहिए, देन फिर उसके अंदर उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें ऐड की जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी आपने फिलर्स और बोटॉक्स किए हैं ये कितने दिन तक एक्टिव रहेगा इनके चेहरे? हमारे पास जो फिलर्स मौजूद हैं उसके अंदर 3 वैरायटीज़ हैं। लाफ लाइंस के लिए ख़ास तौर पर मैं बात करूँगी। एक हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड है, एक कैल्शियम फिलर्स हैं और एक पीसीएल फिलर्स हैं। अच्छा, पीसीएल फिलर्स जो हैं वो तकरीबन 3 से 5 साल तक लास्ट करते हैं। कैल्शियम फिलर्स 2.5 ईयर्स 2 to 3 ईयर्स तक लास्ट करते हैं और जो हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड फिलर्स होते हैं वो 1.5 से 2 साल के दरमियान। और क्या प्राइस रेंज है, कहाँ से स्टार्ट होता है? प्राइस रेंजेस लाइक इट स्टार्ट्स फ्रॉम 25,000 ऑनवर्ड्स। फिर कहाँ तक जाते हैं? मैक्सिमम 40-45 तक। अच्छा, 45,000 तक? बिल्कुल। 25 से 45,000 तक 2-3 साल सेव हो जाते हैं। पीसीएल फिलर्स अगर आप लगवाते हैं तो वो 3 साल से भी ज़्यादा सेव हो जाते हैं। आई थिंक ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वाओ, वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आप देख रहे हैं खुशबू आ रही है द मॉर्निंग स्टार और अब लगता है शेफ नौरीन से दोस्ती करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये तो मैं बताऊंगी करूँ कि ना करूँ। देखिए फिर चमचा हाथ में। ये चमचा ऐसा भी गर्म है, ऐसा कि ठंडा था। कितनी अच्छी हैं आप, आपका दिल बहुत अच्छा है। आप बहुत खूबसूरत आप है। बहुत खूबसूरत है। जी जी, आज जैसे कोई नहीं है। और जो बैठी है खूबसूरत बनाने की डॉक्टर आयशा है जी। आप यकीन करें असफर, मैं कभी भी अपने स्किन के बारे में ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, मतलब सिंस द बिगिनिंग मैं कभी कुछ नहीं करवाती थी। शी इज़ द ओनली वन, कसम से मैं बिल्कुल ऑन एयर बोल रही हूँ, मैं कोई बटरिंग नहीं करी, शी इज़ माई फ्रेंड दिस एंड दैट, लेकिन शी इज़ द ओनली वन कि मैं जिनके पास मैं जाती हूँ जो सारे ट्रीटमेंट्स मेरे करती है, मैं रिलैक्स होती हूँ। मतलब कहते हैं ना आँख बंद करके ट्रस्ट करने वाली बात है, तो आयशा से मैं आँख बंद करके और सारे प्रोसीजर्स जो भी उन्होंने मेरे किए सारे पेनलेस। मैं यही पूछने लगा था अभी जो आपके फेस पे कर रही थी। सुने बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था? नहीं, मुझे बिल्कुल पेन नहीं हुआ, लिटरली मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। मैं इतना इजीली होती, बिल्कुल रिलैक्स, हम बातें भी करते रहते, वीडियोस भी बनाते रहते, इट्स सो अमेजिंग। अच्छा, इनके हाथ में वो कहते हैं ना असर शिफा है। हाँ, इनके हाथ में शिफा है बिल्कुल। लेकिन मुझे बात बता, अभी जो इन्होंने प्रोसीजर कराया अपने फेस पे, उसके बाद उसकी केयर करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं? She just using sunblock और एक मैंने इसको रेटिनॉल सीरम दिया हुआ है जो कि ये ट्वाइस अ वीक इस्तेमाल करती है। ठीक है, that's all। उसके अलावा कुछ नहीं? उसके अलावा तो कुछ यूज नहीं कर रहे। मैं इनकी जो प्रोडक्ट्स है ना, ओ माय गॉड, सीक्रेट जो सीरम है इनका, ओ माय, उसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती। और एक और वो पिंक वाला कौन सा आयशा? ग्लो रेसिपी। वो वाला, माय गॉड, ये इनकी चीजों के बगैर आई कैन लिव। और सनब्लॉक तो मेरा किचन में इनके काम इतना आता है कि ना पूछे, इतनी बॉटल्स में लेकर। अच्छा, आपका सनब्लॉक बहुत अच्छा है, वो तो बिल्कुल जज्ब हो जाता है। जी बिल्कुल, वो ऑयल बेस नहीं है। नहीं। जिस तरह धूप में जाओ तो सनब्लॉक बहना शुरू हो जाता है फौरन ही।
और एकदम से बहुत ही वाइट कलर का लुक आना शुरू हो जाता है, वो नहीं है आपके साथ? नहीं, ये बिल्कुल वाटर बेस्ड है और सबसे अच्छी बात ये कि वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब आपको स्वेटिंग हो भी जाए तो वो आपका स्टे करता है स्किन के ऊपर। और जो लड़कियां मेकअप करती हैं तो वो अक्सर ये होता है ना कि हम फाउंडेशन लगाया हुआ है तो 2 घंटे के बाद रिपीट कैसे करें सन ब्लॉक को, तो वो उसके ऊपर लगाएंगी तो उससे मेकअप की लेयर भी डिस्टर्ब नहीं होती। तो इसीलिए वो ये तो कुकिंग में भी होती हैं, किचन में भी होती हैं, तो ये उसको बार बार इस्तेमाल भी कर लेती हैं 2-2, 3-3 घंटे के बाद। अच्छा डॉक्टर आयशा, अभी एक स्टेम सेल ट्रीटमेंट आया हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएं। दिस इज़ बेसिकली प्रोजेनाइटर सेल्स जो कि स्टेम सेल्स से ज़्यादा एडवांस होते हैं। ये ट्रीटमेंट वन टाइम ट्रीटमेंट होता है। इसके अंदर अगर हम खास तौर पे बालों के लिए, वैसे तो फुल बॉडी के लिए होता है, बालों के लिए भी होता है, स्किन के लिए भी होता है, स्कार्स के लिए भी होता है, लेकिन अगर ख़ास तौर पे बालों की बात करें तो बालों के अंदर ये वन टाइम सेशन होता है। और इसके अंदर इतना स्मॉल सा एक एरिया हम शेव करते हैं आपके यहाँ से कान के पीछे से, क्योंकि अगर आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपको कंसर्न ये होता है कि आप कंप्लीट शेव होना पड़ता है, फिर वो 9 मंथ्स लगते हैं आपके बाल आने में। सो इसमें जस्ट इतना स्मॉल एरिया शेव होता है जो कि हाइड हो जाता है। फिर वहाँ से बिल्कुल हम एक पंच बायोप्सी निडल, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर आप पेन की तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, बिल्कुल इतने से आपके ग्राफ्स लिए जाते हैं, 6 to 7, 5 to 6, डिपेंड्स कि आपका ग्राफ कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर इसके कोन एक मशीन होती है, उसमें प्लेस कर दिया जाता है, उससे जो लिक्विड प्रोड्यूस होता है वो आपके स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। इट टेक्स ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स का होल प्रोसीजर। 4 हफ्ते के बाद जो पहला चेंज आपके बालों में नज़र आता है वो ये आता है कि आपके बालों का टेक्सचर थिक होना शुरू हो जाता है, आपको लगता है कि वॉल्यूम आ रहा है, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रीग्रोथ शुरू होती है। फिर इस तरीके से ये 6 महीने तक आपके बाल ग्रो करते रहते हैं। 6 मंथ्स के अंदर आपको नए बाल ग्रो करते हैं, नए बाल ग्रो, नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल स्टार्ट के 4 वीक्स में ही आना शुरू हो जाते हैं, फिर वो 6 मंथ्स लेते हैं आपके कंप्लीट बाल आने में। ठीक है, उसके बाद फिर उसके क्या बाद का क्या ख्याल रखते हैं? ऐसा कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ ये कि आप ओवर द काउंटर्स वाले शैम्पूज़ को अवॉइड करें जो पहले गलतियाँ करते आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके बाल डैमेज हुए हैं, उनको अवॉइड करें। मल्टीवाइटामिन्स लेते रहें, प्रॉपर 3 मंथ्स ले लिया, 3 मंथ्स स्किप कर दिया, देन 3 मंथ्स मल्टीवाइटामिन्स ले लिया। सो इस तरीके से उसकी केयर होती है, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होती। मिनॉक्सिडिल को बिल्कुल अवॉइड करना होता है क्योंकि मिनॉक्सिडिल आपकी ग्रोथ तो करवा देता है बट उसके विड्रॉल इफेक्ट्स आते हैं। तो हम उसका ऑल्टरनेटिव, विड्रॉल इफेक्ट क्या होता है कि अगर छोड़ा तो गिर जाता है, छोड़ा तो बाल आपके दोबारा से पतले होने शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। तो हम उसका एक ऑल्टरनेट फार्मूला साथ में रेकमेंड करते हैं जो कि सेफ़ होता है, जिसमें या तो सॉफ्ट अनमिटो के एक्सट्रैक्ट दे देते हैं या प्रोकपिल दे देते हैं, तो वो उससे आपको बेहतरी रहती है। और डॉक्टर साहब जो मेडिसिन होती है बालों की ग्रोथ के लिए डॉक्टर्स देते हैं, जैसे हेयर फिन है या जेनेसिस, ये जो फिनेस्टेराइड होती है, यूजुअली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि अभी ये कहीं बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। और फिर उसके बाद कुछ मल्टीविटामिन होता है जिसमें बायोटिन बहुत होता है, क्या वो अच्छे हैं बालों के लिए? देखिए फिनेस्ट्राइड्स जो हैं बेसिकली इट्स जस्ट लाइक कि एक क्विक फिक्स है किसी भी चीज़ का, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। अगेन उसके वही साइड इफेक्ट्स हैं जो मिनॉक्सिडिल के आपको डिसकंटिन्यू करेंगे तो बाल खराब एग्जैक्टली और इसके अलावा उसके थोड़े से सिस्टेमिक भी साइड इफेक्ट्स आते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। सो इट्स समथिंग वेरी रिस्की टू स्टार्ट विद फिनेस्ट्राइड्स। अच्छा, सेकेंड जो बायोटिन है, बायोटिन के बारे में मैं कहूँगी कि हर चीज़ का सॉल्यूशन बायोटिन नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि किसी को भी हेयर फॉल हो रहा है, वो 3-3, 5-5 साल बायोटिन खा रहा है, वो उसको लग रहा है कि दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। अगर हेयर फॉल हो रहा है, चलें ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। अगर ये रीज़न नहीं है तो दूसरे रीजंस को भी आप रूल आउट करें। जिंक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, B12 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप कंटिन्यूस बायोटिन ले रहे हैं उसमें कोई हर्ष नहीं है लेने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोटिन ही आपके बालों का इलाज करेगा। डॉक्टर साहब दूसरा स्टेम सेल ट्रीटमेंट कितने दिन बाद जरूरी होता है बालों के लिए? इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। आप इसको रिपीट करवाना चाहें तो विद इन 3 to 5 years आप उसको रिपीट करवा सकते हैं। एंड ऑलवेज कंसिडर दिस कि देखें, एस्थेटिक्स कैन नेवर बी चीपर ट्रीटमेंट। हम लोगों ने जो एस्थेटिक्स को चीपर बना दिया ना, हम लोग समझते हैं जैसे हम ब्रांड्स कैरी करते हैं, चीपर नहीं हो सकता, एक उसकी कॉस्ट होती है, चाहे मॉडरेट सही, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा हाई, लेकिन मॉडरेट सही, बट उसकी कॉस्ट होती है। अब जैसे हम मिसाल के तौर पे अभी रीजेनरा की या स्टेम सेल्स की बात कर रहे हैं, सो इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। और कितने हाउ एक्सपेंसिव एक ट्रीटमेंट कितने का है? ये वेरिएशंस आती रहती हैं इसके अंदर, क्योंकि अभी मतलब वो प्राइस ब्रैकेट कितना होता है, कहां से स्टार्ट? अबव 2 lakhs। अबव 2 lakhs बालों के लिए, जो आपके बालों के लिए, लेकिन ये वन टाइम सॉल्यूशन है। इसी तरीके से PRP के बारे में बात करूंगी, जो PRP है उसके लिए भी लोग प्रॉपर किट्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर वो चीपर ट्रीटमेंट्स पे जाते हैं, 2-2 हज़ार में PRPs कराते हैं, देन थिंक के PRP के रिजल्ट नहीं है। हमने 10 सेशन करा लिए, 12 सेशन करा लिए, अब हमारे पास से आप करवाते हैं तो 6 सेशंस में आपको रिजल्ट भी मिल चुके होते हैं।
सो जब आप अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसकी एक कॉस्टिंग होती है। इसी तरीके से अभी हम फिलर्स की बात कर रहे थे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास इतने केसेस आते हैं बिगड़े हुए, अब वो यही होता है कि फलां जगह डील लगी थी और हमने फिलर करा लिया, 6000 में फिलर करा लिया, उसके बाद फिर जो डिज़ास्टर होता है आपकी स्किन पे, उस टाइम पे तो फील नहीं होता, बाद में इतने छोटे छोटे से नोड्यूल्स बन जाते हैं जैसे तस्बी के दाने की तरह के बीट्स टाइप के आपके स्किन में, लिप्स में भी, यहाँ पे भी। मैंने कितनी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनके मैंने डिसॉल्व किए हैं लिटरली बाद में जाके। कौन थी वो एक्ट्रेसेस? नो आई कैन नॉट टेक द नेम। एक्ट्रेसेस क्या, बल्कि जो नॉर्मल लोग होते हैं मैं तो कभी उनका भी नहीं बताती। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुद एस्थेटिक्स में, उनकी फैमिली मेरे पास आती हैं बाद में डिसॉल्व कराने के लिए, यू नो, बट इट्स समथिंग प्रिवेसी। लेकिन एक बात बिल्कुल डॉक्टर साहब की सही है कि अगर आप ये ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो इट इज़ एन एक्सपेंसिव राउट, ये महंगी ट्रीटमेंट्स होती हैं, लेकिन एक वन टाइम सोल्यूशन भी है। चलते हैं हमारी शेफ़ नौरीन की तरफ। जी शेफ़। चिकन हमारी फ्राई हो गई है, ठीक है। इसका सॉस बन रहा है ऑरेंज सॉस, जो कि मैंने क्या किया था मैं बता देती हूँ। ऑरेंज सॉस के लिए मैंने 1 कप ऑरेंज जूस लिया था। कोई भी ब्रांड का आप लोग जूस ले सकते हैं अगर ऑरेंज जूस अवेलेबल नहीं है। उससे मैंने क्या किया था, 1 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस डाला, 1 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाला, सॉल्ट डाला एज पर योर टेस्ट, 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस डाला था, गार्लिक, चॉप गार्लिक मैंने 1 टेबलस्पून डाला, ब्राउन शुगर मैंने 1 टेबलस्पून डाला एंड चिली फ्लेक्स इसमें 1 टेबलस्पून करके मैंने जल्दी से इसको स्टर किया। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, फिर हम चिकन के साथ इसको सर्व कर देंगे। ठीक है। ऑरेंज सॉस। अब चिकन का मैं बता देती हूँ। चिकन मैंने 500 ग्राम दी थी बोनलेस ठीक है, उसको मैंने क्यूब्स में काटा। उसके बाद मैंने उसमें एक एग डाला, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डाला, 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाला, 1 टेबलस्पून लेमन का जूस डाला, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डाला, सॉल्ट 1 टीस्पून डाला, ब्लैक पेपर पाउडर, पेपरिका पाउडर सब हाफ टीस्पून डाल के मैंने इसको मैरिनेट किया और 1 एग बीटन मैंने इसमें डाल दिया। फिर मैंने इसका ड्राई बैटर बनाया, मतलब ड्राई जो उसका वो होता है मिक्सिंग। 1 कप मैंने मैदा लिया, हाफ कप मैंने कॉर्नफ्लावर लिया, 3 टेबलस्पून मैंने इसमें राइस फ्लावर लिया एंड 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला। उसके बाद मैंने इसमें पेपरिका पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक और थोड़े से रोस्टेड सेसमी सीड्स मैंने इसको डाल के इसका ड्राई बैटर बनाया। फिर चिकन जो मैंने मैरिनेट किया था वो मैंने ड्राई में डाला, फिर पानी में डाला, फिर ड्राई में डाला, फिर मैंने इसको ये फ्राई करके रख दिया। एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी। और अब आप सॉस बना चुकी हैं? बस बन रही है, थोड़ा सा ये कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी होगी, बस देन इट्स रेडी। बट इसके सॉसेस बहुत मजे के होते हैं, मैं तो बनवा के अपने फ्रिज में रख लेती हूँ। डॉक्टर आयशा, जिस तरह अभी आप बात करी थी स्टेम सेल ट्रीटमेंट की और इन सारी चीज़ों की, इसके ऊपर कोई आपकी डील्स भी लगती है? 30% ऑफ, 50% ऑफ? आई डोंट बिलीव ऑन दीज काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, लेकिन येस कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जैसे मशीन्स के ट्रीटमेंट हैं, हाइड्रोफेशियल्स हैं, मीजो ग्लो फेशियल्स हैं या इंडिगो फेशियल है या लेजर्स हैं, उसके ऊपर डेफिनेटली हम ऑफर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो स्टेम सेल थेरेपीज है, क्या ये सबके लिए करामत साबित होती है या आप देख के बताते हैं? जी, कंसल्टेशन इसके अंदर करनी पड़ती है। पहले हम कंसल्टेशन के अंदर देखते हैं कि यू नो दिस इज़ आइडियल कैंडिडेट या नहीं है, क्योंकि एक तो ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है और पेशेंट के पॉकेट को भी देखना पड़ता है, और अगर ऐसा ना हो कि हमने कोई रॉन्ग कैंडिडेट सेलेक्ट किया और खुदा न खास्ता उसको रिजल्ट्स ना मिलें, यू नो, तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि बेहतर है कि कंसल्टेशन के चार्जेस पे करके डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दें। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, मैं सब जगहों की बात कर रही हूँ कि प्लीज़ आप वहाँ जाएँ जहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट बैठा है, उसको जाएं, अपनी उसके चार्जेस होते हैं, कोई बात नहीं, आप दे दें 1000-1500 रुपये, लेकिन आपकी बात की चीज़ें बहुत सेफ हो जाती हैं। बिल्कुल। और जहाँ भी अपनी चेहरे की बात आती है, सेहत की बात आती है, डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डॉक्टर है वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आपके चेहरे को या आपके जिस्म को किस चीज़ की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच शेफ नौरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप एक और मोड में थी, लेकिन चले कोई बात नहीं लेकिन बहुत मज़ा आया। ख़वातीन और हज़रात, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। आज हमने आपको बड़े पता की बात ये बताई थी कि अगर आप अपने शहर का, अपने इलाके का एनवायरनमेंट बेहतर करना चाहते हैं तो अडॉप्ट अ ट्री, एक दरख्त लीजिए, एक पौधा लीजिए, उसको अडॉप्ट कीजिए, उसको गोद लीजिए, उसकी नशोनुमा कीजिए, उसका ख्याल रखिए, क्योंकि जब वो पौधा एक दरख्त बनेगा तो आपकी इन्वायरमेंट को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बहुत सारे प्लांट्स हैं तो आप पे भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उन प्लांट्स की केयर करें और ख़्याल रखें, क्योंकि अगर हमारी इन्वायरमेंट बेहतर होगी तो कल को हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं वो सेहतमंद रहेंगी और हम अच्छा महसूस करेंगे। कल फिर आपके साथ होंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।